रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा मुझे भी लगे ना इंटरैक्टिव सा सेशन की, हाँ सुनने वाले हैं श्रोता। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि जब हम फील्ड बताते हैं ना, सब्जेक्ट बताते हैं, कोई 4 सब्जेक्ट या कोई 5 सब्जेक्ट, तो कोशिश ये करिए, ठीक है, जो कंपलसरी नहीं है लेकिन कोशिश ये करिए कि फील्ड्स की तरफ जाएं। मतलब थर्मल फील्ड होता है हमारा, एक डिजाइन फील्ड होता है, ठीक है ना, एक हमारा फ्लूइड वाला सेक्शन होता है, ठीक है। जनरली हमारे ये 3 तरह के ही फील्ड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, और एक चौथा प्रोडक्शन फील्ड है, ठीक है। ये 4 फील्ड हो गए हमारे। तो जनरली हम जो है जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आप कैटेगरी इन फील्ड के हिसाब से बनाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब ये हो जाता है कि हाँ चलो आपका थर्मल वाला पोर्शन स्ट्रांग है या आपका किसी का प्रोडक्शन स्ट्रांग है, ठीक है ना। जब हम ऐसे चूज करेंगे कि भाई सर मेरे 4 सब्जेक्ट फेवरेट हैं, मैं बोलूंगा मशीनिंग, ठीक है ना। और पहले मैं बता दूं बच्चों, मशीनिंग अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस पूरा सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कई सारे इंक्लूसिव आते हैं, ठीक है ना। मशीनिंग मशीनिंग अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज में मत रहिएगा कि तो सब्जेक्ट चूज करने के लिए कोर सब्जेक्ट जो आपके हैं, आप डिजाइन में सोम टोम, ठीक है, फ्लूइड में एफएम हाइड्रोलिक मशीन्स, बट हाइड्रोलिक मशीन्स को पहली प्रेफरेंस ना देते हुए वैसे चूज कर सकते, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही आपका थर्मल में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थर्मल में बहुत सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। थर्मल में आपका जो है आपका एफएम मेन, सॉरी ये आप गया बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सबसे मेन है ही। उसके बाद आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये सम हाउ सेपरेट होता है, बट मेरे हिसाब से सेफ्टी ये रहेगी कि पावर प्लांट ना बोले, अप्लाइड थर्मल बोले। क्योंकि क्या होता है ना, बीटेक लेवल पे आप लोगों ने भी पढ़ा है, पावर प्लांट में फिर सब कुछ पावर प्लांट आता है, मतलब कंपैरिजन ऑफ सोलर, न्यूक्लियर, हाइड्रो, फिर मतलब वो पावर प्लांट का एरिया बहुत बड़ा खुल जाता है। और आपको जिस तरह की नॉलेज है, आप थर्मल के ही बारे में सबसे अच्छा जानते हैं, या थोड़ा बहुत हाइड्रो के बारे में। सोलर न्यूक्लियर का तो इतना आइडिया रहता नहीं है, ठीक है, रिवीजन में भी नहीं रहता है टच में। तो तब थोड़ा सा इशू आ जाता है कि पता चला आपको एफिशिएंसी कंपैरिजन पूछ लिया इन सब में, ठीक है ना। मतलब हमने क्वेश्चन खोल दिए, तो मेरे हिसाब से पावर प्लांट खुद मत बोलिएगा, अप्लाइड थर्मल बोल सकते हैं। अप्लाइड थर्मल में बॉयलर्स आ गया ये सब, वो थोड़ा सा फिर भी सही है पोर्शन, है ना। तो जब थर्मल फील्ड में घुसोगे तो बेसिक थर्मल अप्लाइड थर्मल ये कॉम्बो अपने आप में बन जाता है। देन उसके बाद आईसी इंजन और आरएसी, ठीक है, समझ आ रही बात। तो आईसी इंजन आरएसी याद रखिए, हीट ट्रांसफर वैसे थर्मल का पार्ट नहीं है। हीट ट्रांसफर को आप एक अलग सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, और हीट ट्रांसफर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है वैसे चूज करने के लिए। अगर आपने ज्यादा ना पढ़ा हो तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर उसमें बहुत क्वेश्चंस होते हैं, पर अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अभी मैं कुछ ऐसे टॉपिक भी बताऊंगा आपको जो आपको करने ही करने हैं तैयार, ठीक है ना। अभी उस पर आता है, अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ आपको। तो जब थर्मल में आएंगे तो ये बेसिकली आपके 4 पोर्शन आएंगे, ठीक है। बेसिक थर्मल, अप्लाइड थर्मल, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी, ठीक है। जिसमें आपको पावर प्लांट को मैंने कहा अलग कर दो, इन 4 में से आप चूज कर सकते हो या यही 4 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एक थर्मल फील्ड तैयार करता है। जब आप डिजाइन में आते हो तो डिजाइन में आपका सोम, टोम, मैकेनिक्स, और आपका आ जाता है दैट इज मशीन डिजाइन। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके डिजाइन पोर्शन में, ठीक है। तो मशीन डिजाइन वगैरह एकदम से बोलना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप टच में हैं तो ठीक है, नहीं तो सोम टोम बोल सकते हो, दैट इज सेफ, क्योंकि सोम टोम के बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो सोम टोम आप बोल सकते हो। तो एक ये भी कर सकते हो कि सोम टोम बोल दिया इधर से 2 सब्जेक्ट, उधर से थर्मल के 2 सब्जेक्ट बोल दिए, है ना, वो भी आपका चल सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा क्या है कि दोनों तरफ आपके क्वेश्चन रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट को लेके एफएम में 2 ही सब्जेक्ट आते हैं ऑटोमेटिकली, तो वहां कोई चॉइस नहीं है, वहां आपको फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और हाइड्रोलिक मशीन तो हाइड्रोलिक मशीन ही है, ठीक है। चौथा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अलग से कुछ नहीं है बच्चों, वहां है या तो मटेरियल साइंस या आपके पास आता है फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस 1 2, इस तरह से। क्लियर है ना, समझ आ रही बात। तो प्रोडक्शन में भी बहुत कैटेगरीज वैरायटी नहीं है, मतलब कास्टिंग वेल्डिंग को अलग मत कर देना किसी तरह से, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्शन में किसी भी तरह से ये अलग नहीं है, हम पढ़ाते हैं इसको अलग अलग तरीके से ताकि समझ में आसानी से आए, नहीं तो दैट इज अ कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस 1 and 2, जिसमें एक तरफ आपका मशीनिंग फॉर्मिंग ये सब पोर्शन आता है, एक तरफ कास्टिंग वेल्डिंग ये सब आता है, ठीक है। तो वो तो सिलेबस के हिसाब से वो है, वो कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस। और साइंस में भी 1 2 मत बोलिएगा, बिल्कुल ये गलत इंप्रेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग साइंस 1 आता है मेरे समझ में 2 नहीं आता, या 1 फेवरेट है 2 नहीं, है ना। क्लियर है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग साइंस इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग साइंस, या पूरा कंबाइंड करोगे तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बनाओ
एक बार मान लीजिए आपने अब सब्जेक्ट बता दिया, किसी को सब्जेक्ट को लेकर डाउट तो नहीं है, अब सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, इन जो मैंने लिस्ट बताई उसमें आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वैसे सब्जेक्ट पे मत आ जाना जैसे कि वाइब्रेशन, ठीक है ना, ऐसे सब्जेक्ट पे मत आ जाना। मतलब इन सब्जेक्ट को आप, मैंने जैसे ब्रॉड वे में बताया ना, इसी में पिक करो, ज्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़ा डेप्थ में चले जाओगे कि यार मैंने एक सेमेस्टर में तो ये भी पढ़ा है, मैं उसमें से उठा लेता हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो कंसाइज हो जाता है और मामला आपका तो थोड़ा सा अनसेफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा टू द टॉपिक कोई नहीं उठाना है, इस तरह के ब्रॉड सब्जेक्ट्स में से दो चार सब्जेक्ट आप बता दो। ठीक है, अब उसके बाद जब भी आप सब्जेक्ट बताएं तो काफी ज्यादा चांस होता है कि सब्जेक्ट का सीधा सीधा पहला क्वेश्चन ये आ जाए कि जो सब्जेक्ट का नाम आपने बोला है, आपको सीधा ही सीधा वो पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ मशीन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक टाइम ऐसा हुआ है जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डेफिनेशन ही डेफिनेशन बहुत इंटरव्यूज में पूछी गई है कि स्ट्रेंथ से क्या समझते हैं आप। ठीक है ना, अपने आप की स्ट्रेंथ आप बताएंगे तो क्या सेम है मटेरियल की स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ कंपैरिजन। तो एक बेसिक डेफिनेशन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, कि सब्जेक्ट आपका क्या कह रहा है, किस बारे में है। तो जो सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो आप उसी तरह को एक डेफिनेशन में ढाल दो। ठीक है, बाकी मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन उतना उसी तरह से रखना है जिस हिसाब से आप समझा सकते हैं चीजों को। ठीक है, समझ आ रही इतनी बात। तो दूसरा हुआ हमारा सब्जेक्ट को डिफाइन करना कि कौन से सब्जेक्ट में एक्चुअल में है क्या। जैसे मैंने समझाया आपको पढ़ाते हुए कि सोम क्या है। सोम में एक तरह से क्या है कि किसी भी बॉडी पे जब किसी भी तरह का लोड लगाया जाता है अंडर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस, तो कैसा रिएक्शन निकल के आता है बॉडी का, किस तरह की रिएक्शन डेवलप होती है, दैट इज ऑल अबाउट सोम। कि हमें वहां सिर्फ रिएक्शन जाननी है, जिससे कि मशीन डिजाइन में जब हम मशीन को डिजाइन करें तो वी ऑलरेडी नो कि इस तरह का लोड है तो ऐसी रिएक्शन आने वाली है, ताकि उसके अगेंस्ट हम डिजाइन को सेव कर सके। तो ये बड़ी क्लैरिटी है चीजों के पीछे कि क्या सोम है, क्या मशीन डिजाइन है ना। ऐसे ही आपको क्लैरिटी अपने सब्जेक्ट्स में रखनी पड़ेगी। क्लियर है, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब जितना भी मैं आज बताऊंगा आपको, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन उठेंगे तो वो मुझे बताइएगा, और इस सेशन के बाद भी क्वेश्चन उठेंगे तो देन मैसेज में आप टेलीग्राम में बता दीजिएगा। क्लियर है, कौन कौन है यहाँ पे, और मनीष, राजन, रोहित, आयुष, ठीक है ना भाई। और भी कोई आना है तो अपना चेहरा दिखा सकते हो। ठीक है, अब नहीं तो सिर्फ मोना और मैं ही बैठे हैं जैसे। ठीक है, तो ये रही एक बात। अब आते हैं बच्चों बात क्वेश्चंस के ऊपर, कि क्वेश्चन जो है वो, एक सेकेंड ना, कोई और बच्चा ज्वाइन तो नहीं कर रहा है ना। हाँ राजन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब आती है बात क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस कितना डेप्थ में और क्या। अब देखो, एक कॉमन सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, वेलकम आयुष। एक कॉमन सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं क्लियर कर दूं, जो चीज बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछी जाए, ठीक है, वो है जैसे कि मैंने क्या लिखी थी, फंडामेंटल लॉज। फंडामेंटल लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मतलब स्टार्टिंग जो मैंने बताया आपको, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से लेके आप पूरे थर्मल वाले पोर्शन में, मतलब ये बैठ के इस पे काम कर लीजिएगा। पूरे थर्मल वाले पोर्शन से लेके थ्योरी ऑफ मशीन में तो देखो कोई लॉज है नहीं खास, ग्रशॉफ्स लॉ वगैरह ये थोड़ा बहुत है। बट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, तीन तीन चार चार पांच पांच लॉ सब में है। चाहे वो थर्मल हो, फ्लूइड में पास्कल्स लॉ वगैरह हो, हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो, लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी किसी भी वे में जब कुछ नहीं पूछता तो सबसे पहले सिंपल सा लॉ पूछ लेता है। लेकिन लॉ को दो तरीके से पढ़िए, लॉ में थ्योरम भी आएंगे लाइक बर्नौलीज थ्योरम, वो इंक्लूसिव होगा उसमें। ठीक है, तो लॉज में याद रखिएगा। ऐसे ही सोम में आपको पूछ सकता है डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने की क्या क्या थ्योरम्स हैं आपके पास अवेलेबल। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है, आप यूज करते हो ना करते हो लेकिन एटलीस्ट पता हो। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है, कास्टिग्लियानोस थ्योरम है। तो सिंपल ये भी पूछ सकता है कि मैक्सवेल और कास्टिग्लियानोस थ्योरम में अंतर क्या है। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत इन थ्योरम्स का आइडिया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीजें पता हो, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है ना, जैसे आप कास्टिग्लियानोस मैक्सवेल में मानो आपको रिलेशन नहीं पता, ठीक है, तो आप चल जाएगा। वो कहेगा क्यों आपने यूज नहीं करी है, कि सर सेमेस्टर एग्जाम में यूज करी है। इन जनरल जब हम प्रिपरेशन कंपटीशन की कर रहे थे तो हम मोमेंट एरिया मेथड या इन्हीं का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं टच में नहीं हूँ। तो यहाँ ये सेफर साइड आप बच सकते हो, लेकिन ये जवाब आप बर्नौलीज के लिए नहीं दे सकते कि मैंने नहीं सर मुझे याद नहीं है, या ये ना, समझ रहे हो ना, जो बहुत कॉमन है वो तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट भी, इवन कोई एजम्पशंस हैं तो वो एजम्पशंस भी। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बर्नौलीज के एजम्पशन सबको याद रहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्योर बेंडिंग इक्वेशन बताइए, उसके एजम्पशंस क्या हैं, टॉर्जन के प्योर टॉर्जन के एजम्पशंस क्या हैं, ठीक है ना। और चलो ये भी मैं कह रहा हूँ याद रह जाते हैं क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पास आता है।
जो ईलर्स थ्योरी है कॉलम्स की, उसके अजम्पशन क्या है, 3 से 4 अजम्पशन आते हैं ईलर्स थ्योरी के भी, तो वो नहीं याद रहता कई बार, समझ रहे ना। उन चीजों पे थोड़ा सा काम करना है कि जो थ्योरीज और लॉज आप लिख रहे हैं उसको एक बार नजर मार लो कि सर इस पे कोई हमारा एजम्पशन है तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक अप्रोच आपका बन जाएगा कि हाँ चलो कुछ एजम्पशन आएगा तो एटलीस्ट 4 नहीं तो एक एजम्पशन तो बता ही दोगे आप। ठीक है ना। तो एक रहा लॉज, आपको स्टार्टिंग टू एंड देख लीजिएगा सभी लॉज को एक एक बार लिख के। लॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीट ट्रांसफर में। ठीक है ना, हीट ट्रांसफर में जो रेडिएशन को लेके लॉज आते हैं वो सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक लॉ कंडक्शन का आ जाता है फूरियर लॉ, फिर आपका कन्वेक्शन का आ जाता है न्यूटन्स लॉ, फिर आपका रेडिएशन के अंदर बाकी लॉज आ जाते हैं, चाहे वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है या प्लैंक्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है ना, ये सब आ जाते हैं। ऐसे ही रेडिएशन में एक टॉपिक आता है बच्चों शेप फैक्टर व्यू फैक्टर निकालने का, वो भी बड़ा पूछा जाता है, क्योंकि ये चीजें क्या होती है ना रूम में आती है कि अच्छा ये रूम है, इस रूम का व्यू फैक्टर क्या बनेगा। तो वो थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का आइडिया होना चाहिए आपको कि कैसे होता है। ठीक है, चलो। तो लॉज का स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब लॉ को कहाँ यूज और अप्लाई कर सकते हैं, दैट शुड ऑल्सो बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ हम यूज करते हैं इस लॉ को। जैसे मतलब लॉ का मेन आपको अर्थ पता हो सीधा सीधा कि हाँ ये लॉ क्या है, ऐसे ही नाम के लिए डेफिनेशन मत पढ़ जाना बस कि यार डेफिनेशन पता है। ठीक है, एक रही बात ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, मैंने कुछ मार्क करी थी। हाँ, कुछ है बेसिक वैल्यूज। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लेना, इनकी भी, ये भी एंड टाइम पे याद नहीं आती हैं। लॉस तो फिर भी एक बार का याद आ जाते हैं, बेसिक वैल्यूज जैसे मैंने आपको बोला, अच्छा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या है, कितना होता है लगभग, ये वैल्यूज में ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या बताऊं, एकदम से याद ही नहीं आती। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अच्छा स्टील का पूछ लिया, कास्ट आयरन का पूछ लिया, मेटल में तो जनरली यही दो पूछे जाते हैं। या आपको पूछ लिया कि अच्छा रबर का क्या होगा, कंपैरिजन कर लिया कुछ। ठीक है ना, तो ये नहीं कि आपको मैं कह रहा हूँ कि 10-10 वैल्यू याद रखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका लास्टिक कांस्टेंट्स। ऐसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं पॉइजन रेशियो के ऊपर भी। पॉइजन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में वो 0 से 0.5 के बीच में, थ्योरेटिकली हम यूज करते हैं -1 से 0.5 के बीच में। तो बहुत बार पूछ जाता है कि भाई थ्योरेटिकली नेगेटिव भी आप ले रहे हो, लेकिन नेगेटिव तो पॉइजन रेशियो कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आप ये बोल सकते हो कि सर हम सिर्फ इसको इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जो हमारे रिलेशन है इलास्टिक कांस्टेंट्स वाले उनमें ये सेटिस्फाई करता है μ-1। ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं थ्योरेटिकली सेटिस्फाई है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ। और बाकी को कहते हैं कि नहीं अवेलेबल है तो हमारे पास, आपको पता नहीं है, तो बोलना सर मेरे को नहीं ध्यान, ऐसा कुछ मतलब मेरे उसमें आया नहीं कहीं पढ़ने में ऐसा। ठीक है, तो इससे बच सकते हो आप, ये चीज क्लियर है। तो ये वैल्यूज, तो जितनी भी ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना, इसमें एक वो क्वेश्चन प्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा से ही, कि कार्बन परसेंटेज, माइल्ड स्टील है ना, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो ये कार्बन परसेंटेज भी हर एक की क्लियर हो। तो मतलब जो ये डेटा वाले हैं ना, ये क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं। तो इसलिए ज्यादा नहीं, पर जितने जितने आपको याद आते हैं कि हाँ ये डेटा वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इस बीच में मैं भी अभी देखता रहूंगा रात को 1-1 घंटा, कुछ भी ऐसा कुछ भी मिलता है तो मैं आपको बताता रहूंगा, उसमें कंटेंट आपसे शेयर करता रहूंगा कि भाई ये देख लेना। तो ऐसे ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा फंसा देते हैं। बट याद रखिएगा, इफ यू नो दी डेटा तभी बोलिएगा, क्योंकि कई बार मुंह से कोई ऐसी वैल्यू निकलती है जैसे म्यू, मतलब आपने किसी ने गलती में 1 बोल दिया, तो फिर वो एकदम से अगर मानो अगर सही भी बोला हो आपने तो तब भी वो होता है कि क्या रियली में इतनी इतनी ज्यादा, वो ऐसा एक्सप्रेशन देंगे आपको लगे मैंने गलत बोल दिया। तो अगर कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे सर वैल्यू याद नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जबरदस्ती की नहीं याद करना है कुछ भी। जैसे कई बार वो नहीं याद रहती है, अल्फा, क्या बोलते हैं उसे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा जो हम यूज करते हैं थर्मल स्ट्रेस में, वो अल्फा नहीं याद रहता है कि स्टील के लिए 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना, तो ये न्यूमेरिकल्स में आपको दिख जाती है वैल्यू। तो अप्रोक्स आप वो हल्का फुल्का याद रख सकते हैं कि इस लेवल पे होती है, ताकि बस ऐसा ना हो कि कोई ब्लंडर वैल्यू आप बता रहे कि कोई वैल्यू होती है पॉइंट में, डेसिमल में, और आप बता रहे हो उसे 2000 में, बस इतना अंतर वो थोड़ा सा ध्यान रखेगा। ठीक है, ऐसे रेनॉल्ड नंबर वगैरह है ना, उसकी रेंज क्या है, क्रिटिकल वैल्यू क्या है उसकी, सब क्रिटिकल वैल्यू, सुपर क्रिटिकल वैल्यू, इस तरह की चीजें, ये कुछ वैल्यू है। ऐसे ही मैं बोलूंगा आपको हीट ट्रांसफर, इसलिए मैंने बोला कि हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट बोलोगे तो उसमें बहुत टिपिकल होती है चीजें, क्योंकि उसमें डायमेंशन लेस नंबर्स बहुत आ जाते हैं। तो उनकी वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन, जैसे बाइट नंबर हो जाता है, वाइट इज लेस देन 0.1, तो लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस ऐसा कब लगा सकते हैं हम, क्या नहीं, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही कंडक्टिविटी की कहीं ना कहीं वैल्यू किसी की पूछ सकता है आपको, तो एक ऑर्डर मैंने नोट्स में भी लिखा रखा है,
वो डायमंड से लेके नीचे तक का, तो वो एक ऑर्डर भी हल्का फुल्का याद होना चाहिए कंडक्टिविटी का, ठीक है ना। वुड वुड बड़ा एक कॉमन सा मटेरियल होता है, तो थोड़ी बहुत वैल्यू वुड की भी याद रखना हल्की फुल्की, क्योंकि वुड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कुर्सी हो टेबल हो हमारे आमने सामने, इन जनरल वुड ध्यान आ जाता है इंटरव्यूअर को, कि अच्छा ये वुड कितना इंसुलेटेड होगा या वुड कितने कंडक्टिविटी होगी। तो हल्का फुल्का हो। ह्यूमन बॉडी की कंडक्टिविटी पूछ लेता है कई बार, आपकी स्किन की क्या है। तो ये मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जब ये रिसेंट अभी पूछा था एक बच्चे से ईएस में 2019 की किसमें, कि जो टायर होता है उसका कलर ब्लैक क्यों होता है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर कोई नए क्वेश्चन अटैक करेंगे, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आप तैयार तो नहीं करके जा सकते क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे जब कोई नए क्वेश्चन अटैक करते हैं ना, तो आप इनमें कभी भी 100% श्योर होके मत बोलो। अगर आपको पढ़ा है कहीं तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर हमेशा ये बोलो कि सर जो मुझे लगता है अप्रोचेबल वो ये है कि मे बी ओनली ड्यू टू कार्बन परसेंटेज, जो ब्लैक कलर आता है वो कार्बन परसेंटेज। तो मतलब जो आप अप्रोच आपका बैठता है तो वो आप बता सकते हैं कि मेरा अप्रोच ये है, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत मतलब कोई आपको चीज पहले ही ढंग से नहीं पता ऊपर से आप उसकी डेप्थ बताने लग जाओ, तो वो और भी ब्लंडर हो जाता है, ठीक है ना। तो जो नहीं पता उसमें अप्रोच शो कर दो जो आपको लगता है बस। अगर वो खींचना चाहते हैं तो बात अलग है, क्योंकि अगर वो खींचेंगे तभी जब आप सही होंगे, अगर सही नहीं होंगे तो वहीं आगे टल जाएंगे उस क्वेश्चन से, है ना। तो ये चीज है, क्लियर है। तो ये एक दो चीजें हैं। बाकी मैं आपको अगर और स्पेसिफिक बताऊं, तो ये तो मैंने दो तीन चीजें बता दी आपको लॉज के बारे में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटास कुछ जो आपको याद रखने होंगे, और कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे ये डेटाज में ये भी आ जाएगा, ऑक्टेन नंबर सेटेन नंबर इस टाइप की चीजें भी आ जाएंगी सब थर्मल की। तो मतलब एक बार अपने सिलेबस को हल्का सा पीछे की तरफ देखते हुए चलते रहना कि यार ऐसा कुछ है तो नहीं, ठीक है ना। जैसे कि इन जनरल एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, तो बच्चे ने बताया मेटासेंट्रिक हाइट ये है, तो ये पूछ लेते कि अच्छा नॉर्मल जो शिप आपका चलता है, कभी शिप में बैठे हो या बोटिंग करी है, या कोई बच्चा नैनीताल का निकल गया बोटिंग करी है, ठीक है ना, तो उससे पूछ लिया कि भाई मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो कितनी होती है आपकी एक नॉर्मल बोर्ड की, है ना, समझ रहे हो ना ये क्वेश्चन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ तैयार करके जाओ, बस दिमाग में रखो, आता है दिमाग में ठीक है, थोड़ा सा नेट में सर्च कर लिया, एक अप्रोच बन गया, ठीक है, बस बात खत्म। तो ऐसे आप लिस्ट ऑफ अपने 25 30 40 50 क्वेश्चन भी अपने से बना सकते हो अपने आप से, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जो पब्लिकेशन वगैरह की इंटरव्यू बुक्स वगैरह आती है सर उसमें क्या क्या है क्या नहीं, मैंने देख लिया है सब। तो ऐसा कुछ नहीं है, 80% क्वेश्चन आपके वही हैं, थर्मोडायनेमिक लॉ ये सब चीजें जो आपके सिलेबस में है, तो वो तो आप बता ही दोगे। जो कुछ उसमें से अलग है वो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो अलग ऐसा कुछ नहीं है, अलग यही है, जैसे टायर वाला एग्जांपल हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार थोड़ी ना करके जा सकते हो। या किसी से कभी ईएस में टायर पूछा तो आप थोड़ी ना सोचो कि मेरे से भी टायर ही पूछेगा। तो मतलब इसके लिए तैयारी नहीं हो सकती, तैयारी अपने कंसेप्ट के लिए हो सकती है। जैसे थर्मल में मैंने देखा थ्रू आउट पिछले 10 साल के इंटरव्यू के कहीं क्वेश्चंस, तो उसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। तो है उसमें चीजें हैं काफी अच्छी पूछने लायक। तो बेसिक थर्मल के ना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पूछने वाली। थ्रॉटलिंग प्रोसेस पूछी जाती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है जिसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस डिफाइन करी गई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, कि म्यू की वैल्यू लेस देन में, ग्रेटर देन में, इक्वल टू में, किधर हीटिंग कूलिंग किस साइड लाए करेगा, है ना, ठीक है। और एक चीज थर्मल के लिए स्पेशली, ठीक है, ग्राफ्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्लॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीवीटीएस जो भी आपके प्लॉट्स हैं, खासकर जो फेमस प्लॉट्स हैं जैसे मॉलियर डायग्राम्स है, तो मॉलियर डायग्राम आपको तुरंत पेपर में बनाने को दिया जा सकता है, ठीक है, कि मॉलियर डायग्राम में जो आपकी क्या क्या लाइंस होती हैं, जो दो चार लाइन से बना दीजिए। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, साइकोमेट्री चार्ट, मॉलियर डायग्राम, ठीक है ना, जो वैसे ग्राफ्स हैं, एक पीटी ग्राफ, क्या वो राजन ज्यादा तो नहीं हो रहा ठीक है, एक पीटी डायग्राम आपका होता है प्योर सब्सटेंस का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, खासकर थर्मल में बोल रहा हूँ, ये वाले प्लॉट ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए कि ये ग्राफ फटाफट बना लो, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का ग्राफ हो गया आपका पीटी डायग्राम, आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट का जनरल ग्राफ बनता है वही वाला ना, जैसे वो नोजल वोजल का बनता है ना, सेम तो ऐसे ही वो नोजल का सर्जिंग वाला भी ग्राफ याद रखेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लॉट, ठीक है, सर्जिंग चोकिंग वाला, क्योंकि वही सेम चीज कंप्रेसर में भी बनती है, वही सेम चीज नोजल में भी बनती है, वो मैक्सिमम मास फ्लो वाली, ठीक है। तो बस ये है कि यहाँ मैक्सिमम मास फ्लो होता है, वहां सिर्फ हमें सर्जिंग वगैरह बताना होता है। तो ये हो गया। तो प्लॉट हो गए आपके बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि प्लॉट इसमें इंपॉर्टेंट है थर्मल में जो मैंने बताए, और प्लॉट इंपॉर्टेंट है आपके एफएम में, हाइड्रोलिक मशीन में,
याद रखिएगा, टरबाइन्स के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स वो बड़े इंपॉर्टेंट है, पंप के लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि और ग्राफ बीच में पूरी फ्लूइड में कहीं नहीं आते। हाइड्रोलिक मशीन में ग्राफ्स आते हैं ये दो जगह, ठीक है, पंप्स के लिए भी और टरबाइन्स के लिए भी, उनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बहुत कम होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने को दिया जाता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस किस के बीच में होता है, ठीक है ना। जैसे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस किस के बीच में होता है, आइसो एफिशिएंसी कर्व में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में क्या होगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप का आप इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हैं तो उसके इधर इधर क्या होगा, स्ट्रोक कहाँ जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये तो रहे प्लॉट। बाकी प्लॉट और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप सोम वोम में आओगे तो सोम में जैसे सर ने भी उस दिन बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को तो चार्ट ही जाओ ढंग से, ठीक है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबसे कॉमनली बनाने को दिया जा रहा है, ठीक है। और उसमें कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स जैसे कि एक मेटल्स एंड अलॉयज, ठीक है ना, जो हमारे मेन मेटल्स आ जाते हैं, चाहे वो ब्रिटल हो और डक्टाइल हो। तो ब्रिटल का, डक्टाइल का, और उसमें कुछ पॉलीमर्स होते हैं जैसे रबर वगैरह हो गया, इन तीनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करने की हैबिट रखना, अलग अलग नहीं, एक ही ग्राफ में कहाँ आएंगे। तो मतलब जो रबर है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना, हाइट नहीं पकड़ेगा। याद रखना, मैंने एक बार एक ग्राफ बना के दिया था आपको कि मटेरियल जितना हार्ड हो उतनी हाइट पे जाएगा, मटेरियल जितना सॉफ्ट हो उतना डाउन जाएगा, मटेरियल जितना डक्टाइल हो उतना आगे जाएगा, मटेरियल जितना आपका ब्रिटल हो उतना पीछे को शॉर्ट रहेगा। तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के अंदाजे से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ग्राफ, ठीक है ना। और सोम में यहीं पर ग्राफ आता है स्ट्रेस स्ट्रेन में। उसके बाद आता है मशीन डिजाइन में थोड़े से एक दो ग्राफ हैं, जैसे कि एस एन कर्व आता है एक आपका फिटिक लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो वो जरूर देखो, एस एन कर्व भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब मेरे से इंटरव्यू में कम से कम 2-3 बार पूछा गया है। एस एन कर्व स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स के बीच में बनता है, ठीक है। एक बियरिंग के लिए बनता है बच्चों मिकी कर्व, ठीक है, बियरिंग के लिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बियरिंग लाइफ को लेके भी कर्व बनता है, ठीक है। तो ये 2-3 कर्व हैं जो मशीन डिजाइन में भी बड़े इंपॉर्टेंटली होते हैं, बाकी उसमें भी और कहीं ऐसे कर्व वर्व नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लॉट प्लॉट बता रहा हूँ मैं, ग्राफ किस किस सब्जेक्ट में कहाँ है। थ्योरी मशीन में कोई प्लॉट नहीं है, सिर्फ एक फ्लाईव्हील में टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, वो कोई नहीं पूछता क्योंकि टी थीटा है बस, है ना। फ्लाईव्हील में क्वेश्चन ज्यादा अगर कुछ अलग सा पूछा है तो वो दो चीजें पढ़ लेना, एक प्रेस मशीन, ठीक है ना, आपकी खुरमी उर्मी में भी लास्ट में दिया होगा या फिर नेट से भी पढ़ सकते हो आप, प्रेस मशीन के लिए फ्लाईव्हील का एप्लीकेशन, ठीक है। और एक टॉपिक बिल्कुल लास्ट में आता है डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील करके, ठीक है ना, जिसमें डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील में हमने वो निकालते हैं ना स्ट्रेस के साथ वेलोसिटी वगैरह उसकी T/3M इस टाइप से। तो वो जो एक दो चीजें हैं बस ये थोड़ा देख लें, क्योंकि ये याद नहीं रहती इसलिए बोल रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट, बाकी सब चीजें आपको लगभग याद ही रहेगी, ठीक है। तो फ्लाईव्हील डिजाइन जो है वो पेपर मतलब पूछा है 3-4 लोगों से इंटरव्यू में पहले भी हमारे में जानने में, डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील। तो डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील के ऊपर भी थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा क्लियर करके चलना, क्लियर है। थ्योरी मशीन को हटाते हैं। हाँ, अब एक और पूरी उसमें बाकी और ग्राफ और किसी के चलो आगे ध्यान आएंगे तो अपने, वैसे तो आप लोगों को ध्यान आ जाएंगे बट मुझे ध्यान आएंगे तो बताता रहूंगा ग्राफ और कहाँ कहाँ है। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, मैंने 2-3 चीज आपको बता दी, फिर से दोहरा रहा हूँ। पहला क्या बताया मैंने आपको, दैट इज लॉज। दूसरा बताया मैंने आपको बेसिक डेटा वैल्यू। तीसरा बताया मैंने आपको प्लॉट्स, इंपॉर्टेंट प्लॉट्स। चौथा बता रहा हूँ बच्चों पूरे मैकेनिकल में साइकिल्स। जो आप बुक मुझे बता रहे थे उन पूरी बुक्स में या फिर मैंने नेट में भी जितने चेक किए हैं किसी के रिव्यूज वगैरह, सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं कि सबसे ज्यादा जो बनवाई गई हैं पेपर में आपसे वो है साइकिल्स। अब उस साइकिल्स को आप बिल्कुल थर्मल से स्टार्ट कर लीजिए, जितनी भी सबसे ज्यादा तो थर्मल्स में ही है साइकिल हमारी, थर्मल और आईसी इंजन में, है ना। पर मैं कहूंगा साइकिल जहां भी है वो सारी साइकिल, वैसे किसी और सब्जेक्ट में कहीं साइकिल आती नहीं है, डिजाइन वाले पोर्शन में कहीं नहीं आती है, प्रोडक्शन में भी कोई ऐसे ज्योमेट्री वाला सीन है नहीं साइकिल्स का, तो थर्मल ही मानो उसे आप, थर्मल में ही है साइकिल सारी हमारी। बट साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें प्रमुख जो साइकिल बनाने वाली है वो है कार्नोट, रेनकाइन साइकिल, आपकी आईसी इंजन की सारी पावर साइकिल जितनी आती है, ऑटो डीजल डुअल और बाकी आपकी वो। और याद रखिए ऑटो डीजल डुअल का कॉम्बिनेशन साइकिल भी याद रखना। जब हम ऑटो डीजल डुअल को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो ऐसे आती है ना, एक शॉर्ट एक थोड़ी बड़ी एक फिर और बड़ी इस टाइप से। तो जो एक उनका कॉमन कंप्रेशन रेशियो, दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो वो कंबाइंड साइकिल अगर आपको नहीं मिलेगा तो बता देना, वो लेक्चर मैंने ले रखा है। तो वो कंबाइंड साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपको क्लियर होना चाहिए। तो आईसी इंजन की साइकिल हो गई, बेसिक थर्मल की साइकिल हो गई, अप्लाइड थर्मल में एक ही साइकिल इंपॉर्टेंट है वो है रेनकाइन साइकिल बस,
है ना। और इधर आ जाओ आप तो आरईसी की वीसीआरएस और वीएआरएस, और साइकोमेट्रिक चार्ट तो अलग हो गया, है ना। ये साइकिल, तो दीज साइकिल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस साइकिल्स में समझ लो जब आपसे पूछा जाता है तो 99% चांस होता है कि बच्चा साइकिल बना देता है, क्योंकि साइकिल लगभग सबको आती है। इसमें पूछने लायक चीज क्या होती है, आपकी गलतियां, कि आपने साइकिल बनाने के दौरान क्या क्या चीज नहीं करी है। जैसे जल्दबाजी में बच्चा साइकिल बनाता है, एरोज नहीं बनाता, नंबर्स नहीं लिखता। अगर आप साइकिल बना रहे हो ना, तो अब ये उम्मीद मत करो कि साइकिल के नीचे मुझे बाकी चीजें लिखनी चाहिए, ये उम्मीद मत करो कि मैं 1 से 2, ये आपको जो लिखना है उसकी साइकिल में ही लिख के देना है। शॉर्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो v इक्वल टू सी करके दे दो कुछ भी, पर जो भी साइकिल दोगे मतलब दैट शुड बी कंप्लीट साइकिल। अगर वो बीच में इंटरप्ट करते कि चलो लाओ क्या बनाया, वो बात अलग है, ठीक है। बट अगर आप दे रहे हो कि मैंने साइकिल बनाई है तो दैट शुड बी कंप्लीट। नहीं तो फिर सबसे पहले यही होगा कि क्या है बेटा, ये कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी साइकिल, ठीक है ना। तो एरो आपने कहा, चलो एरो बना दिया आपने, कि ये प्रोसेस क्या है लिखो तो सही बेटा, कंप्रेशन कौन सा, एक्सपेंशन कौन सा है। और साइकिल जब आप रिवीजन करोगे तो ये बड़ा ध्यान रखना, अपनी टेक्स्ट बुक से रिवाइज करना, ठीक है। टेक्स्ट बुक से क्यों, नेट से मत करना, टेक्स्ट बुक से करना है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज ऊपर नीचे कितनी होती है, ठीक है ना। आप जल्दबाजी में बना दोगे और T2 टेम्परेचर T4 के बराबर बना दोगे, हो सकता है वो केस स्टैंडर्ड ना हो, वो केस बन जाएगा वाला, कौन सा होता है हमारा, वो रीहीटिंग वाला केस, जहाँ पे हम टेम्परेचर को इसके बराबर, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे फिर कि ये तो गलत है बेटा, साइकिल आपकी ये तो होती ही नहीं है। तो आपको गलती, तो ये ध्यान रखेगा, मतलब लिमिट्स जो है वो किधर जानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब हम भी ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाते हैं तो ये मिस्टेक कर देते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाते हैं तो हम भी फटाफट फटाफट साइकिल बना देते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं मिलाते। तो इसीलिए जब साइकिल्स पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड बुक से, या अगर नेट से भी देखोगे तो अच्छी बुक का जो भी पेज होगा उस बुक से देखेगा, ऑब्जेक्टिव बुक से साइकिल्स मत देखिएगा। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि मेरे नोट से भी साइकिल्स को एकदम से मत फॉलो करिएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 वाली चीजें ठीक है, प्रोसेस ठीक है, एरोज ठीक होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी लाइन टू लाइन मिलाने की, ठीक है। अब रैनकाइन साइकिल जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी साइकिल्स में इतना नहीं होता। थोड़े बहुत कार्नोट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कार्नोट एक आइडियल साइकिल है। तो अभी रिसेंट एक से पूछा गया था कार्नोट साइकिल में कि जैसे कि इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस आपकी वर्क देती है, किस किस प्रोसेस में वर्क होता है। तो जनरली बच्चे का अप्रोच वही आता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन, वो बोलता है कि सर इन दो में होता है, इनमें हीट सप्लाई होता है। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कार्नोट साइकिल एक साइकिल है जिसमें चारों में वर्क होता है, ठीक है ना। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, वो एक्सपेंशन है, वो भी एक्सपेंशन है, ठीक है ना। इन चारों में ही होता है, और साथ साथ हीट ट्रांसफर भी होता है आपके एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में। तो वो थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए चीजें, तो प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर, ठीक है। आपके एरोज एरोज आ गए, पॉइंट पॉइंट आ गए है। अब जैसे मैंने कहा रेनकाइन साइकिल में बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली, तो रेनकाइन साइकिल में आपको सारे केस समझने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीहीटिंग, तो रेनकाइन साइकिल साइकिल बनाना मत सीखना, ठीक है ना। थोड़ा सा ये मतलब अच्छा, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, हल्का सा करोगे तो, मतलब मैं एक साथ बता रहा हूँ तो हो सकता है बहुत ज्यादा लगे आपको, इतना कुछ है नहीं। जब रेनकाइन साइकिल को अलग से पढ़ोगे ना तो थोड़ा तरीके से पढ़ना, क्यों? क्योंकि आपको कार्नोट साइकिल में सिर्फ एक ही डायग्राम बोलेगा जनरली, पीवी या टीएस जो भी आप बना दोगे। लेकिन रेनकाइन साइकिल एक अकेली साइकिल रहती है जिसमें वो ये बोल देता है कि अच्छा ठीक है, क्या बनाया आपने टीएस, इसका पीएच बना दोगे क्या, समझ रहे ना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना, कि मीन्स कैसे दिखा सकता हूँ मैं, खासकर प्रेशर वाले और एंथैल्पी वाली साइकिल को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्टीम टेबल की साइकिल है और ये आपको मोलियर डायग्राम से जुड़ेगी, समझना। तो इसलिए वहां के जो ग्राफ वहां बनते हैं वो आपके यहाँ भी दिखने चाहिए, कि दो बड़े बड़े सेचुरेशन लाइन ऐसे आएंगी और कर्व ऐसे आएगा, समझ रहे ना। तो ये थोड़ा सा, और इसी में साइकिल में ही रीहीटिंग दिखाना, कि रीहीटिंग होगा तो कैसे टरबाइन वर्क ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी साइकिल में आपको मैंने वो भी पढ़ाया था कि रीहीट फैक्टर कैसे निकालते हैं, छोटी छोटी जो साइकिल बनती है वो प्लस एक साथ पूरा आइसेंट्रोपिक जो ड्रॉप होता है ना, उसका रेशियो। तो ये छोटी मोटी चीजें, मतलब वही कंसेप्ट जब रिवाइज करोगे तो ये चीजों में ध्यान देना है, ठीक है। तो रेनकाइन में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक रीहीटिंग वाली कंडीशन, एक रीजनरेशन वाली कंडीशन, ओपन वाटर, फीड वाटर और क्लोज फीड वाटर, ये सब देखिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से, ठीक है, कि ग्राफ कैसे हैं इसके। और इधर आगे बढ़ो आप थर्मल में, तो आरएसी में वीसीआर है, वीआरए है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, उसमें बस एक छोटा सा क्वेश्चन यही रहते हैं कि पैरामीटर को ऊपर नीचे कर दो तो, है ना, कंडेंसर प्रेशर, तो बस ये सब क्लियर होना चाहिए, कहीं भी दाएं बाएं खिसकाएंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, है ना, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस के ऊपर मैंने देखा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस स्टैंडर्ड याद रख लो, जैसे वो हमारे ये आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये 717 वाले अमोनिया,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका जो 700 प्लस सीरीज होती है, इस तरह का हल्का फुल्का याद रख लो। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेंट याद रख लो, उसका केमिकल फॉर्मूला भी और वो भी, ठीक है ना। फ्रियॉन्स थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रख सकते हो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जब आप पूछोगे तो। और इधर आ जाओ आप आईसी इंजन की तरफ। आईसी इंजन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आईसी इंजन में पहला पार्ट तो साइकिल है। दूसरा, आईसी इंजन को मतलब अगर मैं ब्रेक कर दूं 4 पार्ट में, तो पहला पार्ट आपका साइकिल हो जाती है। दूसरा पार्ट आपका पावर परफॉर्मेंस हो जाती है, जिसमें टेस्टिंग टूस्टिंग सब आ जाता है, मोस्ट टेस्ट, मोटरिंग टेस्ट, ये सब चीजें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, सब थ्योरेटिकल पूछने लायक चीजें कि मोस्ट टेस्ट क्या हुआ क्या नहीं, है ना। और इधर और याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई आपने ये टेस्ट कॉलेज में किया होगा, आपके कॉलेज में कौन कौन से आईसी इंजन टेस्ट हुए हैं, तो कॉलेज की ना बुराई शुरू कर देना वहाँ, ठीक है ना, कि जी हमारे यहाँ क्या ही होता था, हम तो ये सब नहीं अच्छा लगता, ठीक है। क्या पता तुम्हारे कॉलेज का कोई बैठा हो वहाँ पे जो अब हो उस कॉलेज में, तो इसलिए ये सब नहीं, ठीक है। तो कॉलेज का जब भी ऐसा कुछ आता है तो अपना एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि हाँ सर कुछ करे हैं हम लोगों ने, तो जो करे हैं वो बता दिए, जो नहीं करे हैं वो नहीं अवेलेबल थे, बस खत्म बात। उसमें ये नहीं कि मुंह लटका दें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, इधर आते हैं हम लोग, तो कॉलेज के जो इंपॉर्टेंट टेस्टिंग मशीन्स होती है ना, यूटीएम यूटीएम, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इधर आते हैं हम लोग आईसी इंजन में। तो आईसी इंजन में मैंने बोला आपका पावर पार्ट वाला हो गया, परफॉर्मेंस वाला पार्ट हो गया, साइकिल वाला पार्ट हो गया। तीसरा आता है आपका लुब्रिकेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन में पूछा गया है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन के ऊपर, ठीक है। अब चाहे वो डीजल का पूछ ले या फिर पेट्रोल का पूछ ले, डजेंट मैटर, बट आपको एक बेसिक टाइप ऑफ लुब्रिकेशन पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से लुब्रिकेशन करते हैं। और दूसरा, एक कॉमन जो आपके प्लेटफॉर्म में आप गाड़ियां देखते हैं, जैसे कि आप ऑटो से आए हैं, या फिर आप ट्रेन से आए हैं, या फिर आप एरोप्लेन एयरक्राफ्ट से आए हैं, फ्लाइट से आए हैं, या कार यूज करते हैं, तो इनमें किस टाइप के लुब्रिकेशन इन जनरली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपके कॉमन से हैं। सेम यही क्वेश्चन कॉपी हो जाता है कूलिंग के लिए, ठीक है, कि कूलिंग जो है आपकी ये है। और याद रखना, एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इंटरव्यू में खासकर, मतलब ये टॉपिक ऐसे होते हैं ना, अगर मैं इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार ये बच्चा को पता है, तो शायद इसे नॉलेज अच्छी है। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे, जैसे फिन्स। फिन्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कंडक्शन कोई भी बता देगा, लॉ बता देगा, लेकिन जब कोई बच्चा फिन्स को डिफाइन करता है तो हमें लगता है कि हाँ यार इससे समझ में आता है। जैसे प्रैक्टिकली फिन्स ऐसे पूछ लेता है कि आपको पता है फिन्स में क्या क्या केस होते हैं, है ना। फिन्स में एक इंसुलेटेड टिप वाला केस आता है, एक इनफाइनाइट लेंथ वाला आता है। तो अब इसमें ये पूछ लेता है कि अच्छा ये प्रैक्टिकली क्या है इनफाइनाइट लेंथ का मतलब, हम क्यों मतलब इस केस को कहाँ यूज कर रहे हैं कहीं अपनी लाइफ में, इनफाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो जब क्या होता है कि फिन को हम जब कहीं यूज करते हैं किसी बॉडी में, तो आपको देखा होगा हमने एंडलेस बनाते हैं कि इधर इधर चल रही है ऐसे, तो वो एक तरह से इनफाइनाइट लेंथ को ही डिफाइन करता है कि मीन्स आप जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर से करा सकते हैं वो आप कराने की कोशिश करते हैं कि साइड से जितना ज्यादा। इंसुलेटेड टिप मतलब, तो जब भी आप फिन बनाते हैं तो टिप सबसे कम होती है, तो इंसुलेटेड इसलिए मानते हैं ताकि हम जब कैलकुलेशन करें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि अगर टिप से भी हम लोग हीट ट्रांसफर लेंगे तो फिर ये 3D बन जाएगी, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी पैरामीटर निकालने। तो अपने फॉर्मूले को सिंपल रखने के लिए, वन डायमेंशनल रखने के लिए, हम लोग सिर्फ लेंथ लेंथ के अलाउंग चाहते हैं हीट ट्रांसफर, और टिप को हम इंसुलेटेड मान लेते हैं। तो ये हमने माना है, एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का अप्रोच पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर इसमें इस बीच में आपके दिमाग में कुछ आया ना कि भाई पढ़ते वक्त यार ये क्या होगा, तो डिस्कस कर लेना मतलब ग्रुप में ना। इसलिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि कभी कभी ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो है वो ऐसे अच्छे टॉपिक से उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ऐसे ही मैंने बोला ऐसे इंजन में लुब्रिकेशन और ये, बाकी कंबशन में तो कोई दिक्कत नहीं। कंबशन तो दो ही टाइप के आपको पता है। हाँ, डेटोनेशन इज इंपॉर्टेंट, दोनों में देख लीजिएगा, दोनों के पैरामीटर पता होना चाहिए। एक में इग्निशन डिले है तो एक में इग्निशन एडवांस है, ठीक है ना। प्री इग्निशन कारण है, तो वो कारण क्या क्या है, किस वजह से होता है, वो सब आपको अच्छे से बता ही रखा है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ने घटने से, ये सब है ना। ये हुआ। तो ये 3-4 चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई डेरिवेशंस वगैरह मैंने कहीं पर भी नहीं देखे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ही ज्यादा डिस्कशन है। 90 मतलब 95% आप मानो कि थ्योरेटिकल है डिस्कशंस, और प्रूफ वाली चीजें बिल्कुल नहीं है। प्रूफ वाली कोई छोटे मोटे फॉर्मूले लिखने हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको डिराइव करो जरा, ठीक है ना। कैलकुलेशन में हो जाता है थोड़ा बहुत, न्यूमेरिकल जरूर हल्के फुल्के पूछे गए हैं कोई केस बना के। खासकर ऐसा न्यूमेरिकल मैंने देखा है कि सोम में पूछा जाता है जनरली, कि एसएफडी बीएमडी का कोई केस बना दिया, आपसे पूछ दिया कि अच्छा इसका क्या होगा, तो वो तो जनरली जो अप्रोच आपका होगा ही, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, वो आप कर ही लोगे, इतना इश्यू नहीं है। तभी मैंने कहा कि जो 2-4 दिन है ना,
इनमें ध्यान इन चीजों पे दो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये फंसने वाली चीजें हैं। न्यूमेरिकल और ये सब चीजें तो वहीं के अप्रोच पे डिपेंड करेगी, माइंड सही चल रहा हो तो कर ही लोगे। ठीक है ना, क्योंकि वो कोई ऐसा रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो पर ये जो डेटा वेटा ये आपकी एक कॉपी बन जानी चाहिए, क्योंकि ये अभी नहीं तो आने वाले सभी इंटरव्यू में काम आनी है। तो इसलिए अगर बनेगी भी ये कॉपी तो कोई बुराई नहीं है कि डेटाज आपको याद हो, है ना, लॉज आपको सारे याद हो, तो ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी सब जगह हेल्प करेंगे, तो इसलिए ये वाली मेहनत अभी कर लेना। ठीक है, बाकी जिसपे मैंने सबसे कम बात करी है अभी वो पोर्शन है आपका प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए नहीं भी पूछा जाता या आपने चॉइस नहीं भी बताया, फिर भी चांसेस काफी हद तक है कि प्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन में जब क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैक्सिमम लोग, कई लोग वीक हो जाते हैं इसमें, तो प्रोडक्शन में वैसे स्टार्टिंग मटेरियल साइंस से हो जाता है, बट मटेरियल साइंस में आपको पता ही है हीट ट्रीटमेंट वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है, इसमें अगर हम डेटा की बात करें तो जैसे वही मैंने बोला, कार्बन परसेंटेज हो गया, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट में। ठीक है ना, टेम्परेचर कि ये किस टेम्परेचर रेंज तक किया जाता है, तो उसके लिए एक ही चीज है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम सबको रटा पड़ा होना चाहिए। दो डायग्राम याद रखेगा, मेनली तीन डायग्राम मैं बोलूंगा। एक कूलिंग कर्व, जिसमें दिखाता है ना स्टेप वाइज ड्रॉप करता हुआ आयरन का कूलिंग कर्व, दूसरा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, और तीसरा ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, जो सबसे कम पूछा जाता है, बट ट्रिपल टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप बना सके वहां पे। ठीक है, ये तीन डायग्राम मटेरियल साइंस में जो है इस ट्रीटमेंट वाले पोर्शन से इंपॉर्टेंट है। चौथा, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो वही हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछाते हैं, एलॉयज। ठीक है ना, एलॉयज आपसे जो है वो डायरेक्ट हो जाते हैं। बाकी ये पॉलीमर्स वॉलीमर्स ये आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं भी आया तो यू कैन से नो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेकार में इतना भी सिलेबस नहीं बढ़ाना ना कि बहुत मुश्किल हो जाए पढ़ना। ठीक है, तो जो स्ट्रांग पोर्शन है उसी को स्ट्रांग करके चलो, ताकि उस पर जब आए तो आप अच्छे से बताएं। ठीक है, प्रोडक्शन में जब हम आते हैं बच्चों, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास तीनों ही चीजें हैं, वेल्डिंग भी है, कास्टिंग भी है, और मशीनिंग भी है, और फॉर्मिंग भी, चारों चीजें मानो, चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ज्यादा अटकने वाले हो सकते हैं, वो जहां तक मुझे लगता है वो इस तरह के हो जाते हैं कि जो छोटी छोटी प्रोसेस होती है ना, जिन पे ध्यान नहीं जाता, जैसे ब्रोचिंग। ठीक है ना, मतलब जो आपकी मेन लीड प्रोसेस नहीं है, आपको पता है कि यार ये तो ये बता ही देगा ब्रोचिंग क्या है, ब्रोचिंग टूल के बारे में पता है क्या, ऐसी फॉर्मिंग में आ जाती है आपकी शॉर्ट पिनिंग। ऐसे ही कुछ शीट मेटल ऑपरेशंस आ जाते हैं जो आपको ध्यान में नहीं रहेंगे। एक आ जाता है ऐसे ही आपका फिनिशिंग का ऑपरेशन आ जाते हैं कुछ जो ध्यान नहीं रहते, जैसे ट्री पैनिंग का ऑपरेशन हो गया, ट्रम्बलिंग हो गया। ठीक है, ट्री पैनिंग समझते ना, वो ड्रिल होल करने वाला, ऐसे कट करके निकालता है। ऐसे ट्रम्बलिंग हो गया जिसमें शेक करके वो एब्रेसिव्स के साथ साफ सूफ करते हैं, है ना। तो ट्रम्बलिंग हो जिसमें ड्रम का ट्रम्बल करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, एक आपको याद होगा पहले आपने पढ़े थे कुछ इस तरह के ऑपरेशन भी जिसमें पॉलिशिंग वगैरह से रिलेटेड थे। जैसे होता है ना पार्कराइजिंग। ठीक है ना, तो अगर याद मिल जाए टाइम तो इसे देख लेना, ये कोटिंग वाले जो होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं, ये मैं सिर्फ वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अगर पूछे जाए तो अटकने के चांस है, और बता दो तो इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा आ जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको देख लो, क्योंकि मेन मेन तो चीजें हैं उसमें तो हर कोई कुछ ना कुछ बता ही देता है। जो आपको दूसरों से अलग करेगा, मानो चार इंटरव्यू आपके सामने, उन्होंने चारों में वो क्वेश्चन फेंक के मारा, लेकिन सभी अटके, क्योंकि कौन ध्यान देता है इन चीजों में, लेकिन आपको ध्यान रहा। एनोडाइजिंग क्या होता है ना, जैसे आपका ये सब है, एक लाइन है पूरी, कोटिंग कोटिंग के सारे जितने ऑपरेशन थे आरआरबी के टाइम पे बड़े इंपॉर्टेंट थे ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले ऑपरेशन। तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें अगर एक एक लाइन ही देखनी है कि जिंक कोटिंग किसमें होती है, मैग्नीशियम कोटिंग किसमें होती है, बस ये फर्क रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, और सरफेस हार्डनेस हीट ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपका लेथ। लेथ में जो मैंने देखा इंटरव्यू लायक सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है वो होता है आपका लेथ ऑपरेशन। ऑपरेशन तो लगभग सब बता देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा वो है एक आपका थ्रेड कटिंग। ठीक है, लेड स्क्रू वगैरह का यूज करना, थ्रेड कटिंग, हाफ नट यूज होता है उसमें, बट इज द पर्पस ऑफ दैट हाफ नट, हाफ नट क्यों बोलते हैं उसे। ठीक है ना, और आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है जो मॉडर्न लेथ्स है, मतलब कैप्स्टन टूरेट लेथ्स। इनमें बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन लेथ में क्या अलग है। ठीक है, ये कैसे ऑटो टूल्स अपने आप सेलेक्ट होते हैं, या हेक्सागोनल क्लच कैसे यूज होता है इसमें, इस टाइप की चीजें जो है। तो ये कैप्स्टन टूरेट लेथ जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उस दिन सर ने भी कहा था कि अब धीरे धीरे सीएनसी डीएनसी की तरफ, जो एडिटिव एडवांस मशीनिंग प्रोसेस हैं उनकी तरफ फोकस करना। तो कुछ इन चीजों के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी। खासकर जो अभी नया सिलेबस चल रहा है ना यूपी का भी, जिसमें सीएनसी डीएनसी कैड वैड
तो ये थोड़ा सा क्लियर करके चलना, जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल इसमें पता हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा चीजें पता हो कि भाई थोड़े बहुत, जैसे अब ये नहीं कह सकते ना आपकी मुझे नहीं पता, ये हमने पढ़े नहीं, जी कोड्स एम कोड्स। तो बेसिक जी कोड जो पोजिशनिंग कोड्स होते हैं, लोकेशनिंग कोड्स होते हैं, इंटरपोलेशन कोड्स होते हैं, ड्रिल के कोड्स होते हैं, ये हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, ये आपको वहां पे जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनमें कोई भी एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता है, इनमें सब कोई हर कोई ये जानना चाहता है कि हाँ आप थोड़े से दायरे से बाहर पढ़ के चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, या ऑब्वियस ही बात है ना, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो आज की डेट में एडवांस इंजीनियरिंग यूज हो रही है, अगर आपको उसकी तरफ रुझान ही नहीं है तो मतलब आपका अप्रोच ही नहीं है कुछ अलग चीज की तरफ। तो एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कोड्स वोड्स क्या होते हैं, सीएनसी डीएनसी ये सब चीजें क्या होती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल अपने सिलेबस पे कंसाइज करके रखें। ठीक है, तो ये है हमारा इसका पोर्शन। बाकी कास्टिंग वेल्डिंग में बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे हैं बच्चों कभी भी, उसमें कोई ऐसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, जो आप थ्योरेटिकल में पढ़ते ही हैं सब चीजें, चाहे वो कोर प्रिंट हो, कोर हो, है ना, आपकी सैंड मोल्डिंग की सैंड की प्रॉपर्टीज हो, डिफेक्ट्स हो, कि 4 डिफेक्ट्स बता दीजिए आप इस टाइप से कोई। तो ये सब, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कि कास्टिंग में कुछ अलग चीज पूछ लियो। ठीक है ना, तो और या वेल्डिंग में कोई अलग चीज पूछ लियो, कास्टिंग वेल्डिंग मोर हाउस सिमिलर है। वेल्डिंग में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा बहुत इस तरह का जरूर पूछ लेता है कि मुझे अगर 2 पाइप वेल्ड करने हैं तो कौन सी वेल्डिंग सुटेबल होगी, मतलब सुटेबल वेल्डिंग, मोस्ट सुटेबल वेल्डिंग फॉर द प्रोडक्ट आपको बताएंगे, और वेल्डिंग आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये जोड़ना है तो क्या करूं, या ये मुझे करना है तो कौन सी वेल्डिंग सुटेबल रहेगी। सेम विद कास्टिंग ऑल्सो, कि भाई अगर वहां पे मान लीजिए कोई स्टैचू ही रखी है टेबल पे, कि इफ आई हैव टू कास्ट दिस, तो विच प्रोसेस इज मोर सुटेबल। तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग और एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग पे थोड़ा 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 अप्रोच आपका होना चाहिए, कि पाइप्स के लिए कौन सी होती है, जॉइंट लेस सीम वेल्डिंग जो हम कहते हैं उसके लिए कौन सी सुटेबल होती है ना। ठीक है ना, जो भी आप स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं या सीम वेल्डिंग कर रहे हैं ऑपरेशन, या आपको बोल सकता है कि 4 ऐसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के नाम बताओ, है ना, तो वो चीजें हो गई। तो वो थोड़ा सा एक हल्का सा अप्रोच एप्लीकेशन बेस्ड इन कास्टिंग और वेल्डिंग में लेके चलना। सेम विद फॉर्मिंग ऑल्सो है। फॉर्मिंग में मैंने देखा नहीं है कि कोई डिटेल क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर वो फॉर्मिंग को ही लेके पूछे गए हैं, मीन्स जैसे कि आपको रोलिंग ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि रोलिंग ऑपरेशन के ऊपर सेपरेटिंग फोर्स को आप कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, कि जो भी रोल आप डाल रहे हैं उससे सेपरेटिंग फोर्स लगेगा रोलर पे, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मतलब वो प्रोसेस जो है उस प्रोसेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, चाहे वो फॉर्मिंग है, सेम विद एक्सट्रूजन ऑल्सो, सेम विद आपकी और फॉर्मिंग प्रोसेस फॉर्जिंग ऑल्सो। ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं कहीं पर भी थ्रू आउट। क्लियर है, तो ये तो रहा मेरी तरफ से ओवरऑल हल्का हल्का जितना मैंने आपको डिटेल बताई चीजों को लेके, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिली होंगी कुछ नहीं। अब आपको जो पूछना वो पूछो, फिर उसके बाद आगे देखेंगे फिर, है ना। और हाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, जो मॉक इंटरव्यूज आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें पैनल में मैं नहीं हूँ कहीं भी। ठीक है, क्योंकि मैं उसी भूमिका में रहूंगा जिस भूमिका में अभी हूँ, मैं आपको गाइड करने के, आपको पढ़ाने के, कि मैं तो आपको भेज रहा हूँ ना उस इंटरव्यू में। तो वहाँ पूरा पैनल आपका फ्रेश पैनल होगा, और हमने पूरी कोशिश करी है, क्योंकि आपको ही पता है कि कुछ अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं से वही इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर पेड मतलब पैनल लाया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी खाना पूर्ति के लिए यार दोस्त बुला दिया और पैनल हो गया, क्योंकि उससे मुझे पता है उससे आउटपुट वो नहीं आएगा। हम भी ये चाह रहे हैं, देखो ये तो किसी को नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं ना, बट जितना क्लोज ले जा सकते हैं आपको उतना क्लोज तो ले जाएं। तो इसलिए हमने पैनल इसी तरह के बनाए हैं। आपके पैनल में मैं हल्का सा ऐसे ही आइडिया दे रहा हूँ आपको, कि पैनल में मतलब सेम रेप्लिका लगभग होगा। हमने कोशिश यही करी है कि उसी लेवल पे जो लोग वहां बैठेंगे उसी लेवल पे प्रोफेसर्स हों, जिसमें प्रोफेसर्स हो जाते हैं, कोई आयोग के अधिकारी टाइप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने भी अप्रोच किए हैं कुछ ऐसे जो पीसीएस वीसीएस हैं या कोई अधिकारी लेवल पे हैं, वो सब आपके पैनल में रहेंगे। तो दे आर मोर रियलिस्टिक पैनल। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे आज, ग्रुप में पूछा था शायद, कि सर शिवानी पूछी थी, कौन पूछा था कि सर हमें ड्रेस कोड में आना है क्या मॉक इंटरव्यू के लिए। तो देखो मॉक इंटरव्यू में अगर आप फीडबैक रियल चाहते हो तो यू हैव टू बी मोर रियल। जितना आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू के क्लोज देंगे उतना ही क्लोज हम फीडबैक देंगे। समझ रहे ना बात को। हम ये नहीं कह सकते कि सर ये तो मॉक ही है ना, जो मॉक ही है तो फिर फीडबैक भी वैसे ही होगा फिर मॉक ही की तरह। समझ रहे ना, तो आप जितना रियल फेस करेंगे उतना ही हम लोग भी रियल लेके चलेंगे। भाई नहीं तो ऑब्वियस ही बात है ना, मैं सर को लेके बैठ जाता मैं ही निपटाया था सारे इंटरव्यू। समझ रहे ना, अगर क्वेश्चन ही पूछना हमारा टारगेट होता, बट क्वेश्चन नहीं है। हम भी चाह रहे हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, जो पैनल एक अननोन पर्सन है, अननोन जो आपको जानता है, उसे नहीं पता होना चाहिए ना कि यार मोना इंटेलिजेंट है, आयुष इंटेलिजेंट है, उसे नहीं मतलब होना चाहिए ना इससे। उसके लिए तो कैंडिडेट है, तो उसके लिए कोई इंप्रेशन नहीं है। उसके लिए हो सकता है वो ये बोले कि यार बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस बच्चे को, तो है ना, इट माइट हैपन।
तो उसका फीडबैक वैसा ही आना चाहिए। तो इसीलिए उसमें फिर हम है ना आप लोगों को गाइड करने के लिए कि ठीक है यार, वो एक इंटरव्यू की बात थी, उससे मोरल डाउन नहीं करना, समझ रहे ना। तो आपको उसके उससे मतलब बाहर तभी आना है जब फीडबैक मिलेगा। तब फीडबैक के टाइम पे आपको समझना है कि हाँ यार ये मॉक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि बिल्कुल रोने ही बैठेगा कि मेरा तो शायद नहीं होगा। समझ ना। तो फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, फीडबैक कैन बी नेगेटिव। फीडबैक इज ओनली फॉर योर इंप्रूवमेंट, कि जितने भी दिन अगर बचे हैं हमारे पास तो हम इंप्रूव कर सकें। बट फीडबैक को जितना हम रियल कर सकते हैं उतना रियल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने 3 दिन के पैनल्स भी डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं, सो दैट कि हमें व्यूज भी बच्चों के साथ डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जो पैनल है वो सबके इंटरव्यूज में रहेंगे। दे आर डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स हमने बनाए हैं। ठीक है ना। बाकी कल मैम के साथ जो आपने सेशन किया था, मे बी वो हेल्प भी किया होगा आपको, क्योंकि मैम बहुत अच्छे हमें एक्सपीरियंस बंदे मिल गए, वो बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले टाइम में जुड़े रहेंगे हमारे साथ कई चीजों के लिए। क्लियर है। चलो बच्चों, अब आप पूछो फटाफट क्वेश्चन। किसी को कुछ भी अगर टेक्निकल में पूछना है तो रेज योर हैंड, फिर वो अनम्यूट कर लेगा। कुछ भी अगर डाउट है टेक्निकल की प्रिपरेशन को लेके या अभी के टेक्निकल को लेके, तो बताओ। हाँ मोना, कुछ पूछना है। हाँ हाँ, अनम्यूट कर लो बेटा अपना। आप कर सकते हो नीचे से। सर जैसे कि मैंने सुना है कि वहाँ आपको टीचिंग स्किल का भी कुछ बोलेंगे, वहाँ पे जाके हाँ आपको हाँ हाँ बोर्ड में कुछ करना पड़ेगा। हाँ 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 तो हाँ। सर मेरे को मतलब 2-4 टॉपिक ऐसे टीचिंग वाले मुझे करना चाहिए क्या प्रिपेयर? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा पॉइंट मिस हो गया अभी, मैं वो बोलना रह गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि उसमें 90% चांस है कि आपको भेजा जाएगा ही जाएगा, है ना, एक बोर्ड पे। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उसमें कहा था कि 2 चीजें हैं इसमें। एक, कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और एक कि चलो आप बता दें। तो मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं। लेकिन आप अच्छा भी तभी बता पाएंगे जब उस चीज के बारे में जानेंगे। तो इसमें 2 चांस हो सकते हैं। एक, कि वही आप कोई टॉपिक बता रहे हैं, वो आपको उसी टॉपिक के साथ बोलेंगे चलिए आप इस टॉपिक को बोर्ड पे समझा दीजिए। तो अगर आपको वो टॉपिक आता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता उस बारे में, मानो आपको टॉपिक का पता नहीं, तो आप बोल तो सकते हो एटलीस्ट कि सर ये वाला टॉपिक तो मतलब मेरा भी प्रिपेयर नहीं है, तो इसको तो मैं मतलब इसमें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बस एक अप्रोच बता सकती हूँ ये वो। तो तब हो सकता है वो करिए अच्छा क्या टॉपिक प्रिपेयर है फिर आपका, ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि टीचिंग स्किल क्या बेहतर है, तो वो आपको उस चीज से बाहर लेंगे। अच्छा टॉपिक है तो एटलीस्ट हो तो सही। तब उस टाइम पे ना सोचो कि चलो कुछ भी बता देते हो, तो ज्यादा अच्छा है कि उस टाइम पे कुछ प्रिपेयर है बताएं। देखो टीचिंग का मैं सिंपल बता देता हूँ। अगर आपको टीचिंग से किसी को इम्प्रेस करना है, क्योंकि टीचिंग तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो एक चीज बता सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जब टीचिंग स्टार्ट करी तो मैंने अपने आप से वही एक्सपेक्ट किया जो मैं एज अ स्टूडेंट जब बैठता था अपने टीचर से एक्सपेक्ट करता था। ठीक है ना। और वही मैंने उसी तरह से आपको डिलीवर किया, तो वो सक्सेसफुल रहा। तो टीचिंग का यही होता है। जब आप टीचिंग जॉब में जा रहे हो या वहां पे टीचिंग करके बताओगे, तो सब बच्चे को ना एक ही चीज चाहिए होती है, क्लैरिटी। जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई चीज समझाते हैं आपको तो क्या करते हैं, कि आपको मैंने 10 चीजें बताई और मेरे को ये दिमाग में कहीं फील हो जाता है कि यार बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, तो आपको देखा होगा मैं वापस आता हूँ, अच्छा पहला क्या बताया ये, दूसरा क्या बताया ये जो बताने का तरीका है, तीसरी दोबारा से इस चीज को वो मतलब देता है क्लैरिटी। कि जिसको कंफ्यूजन में भी जो आ गया था कि यार क्या क्या बता दिया सर ने, वो वापस उसके टेबल बन गए। समझ रहे ना। तो टीचिंग का जॉब ही मेन यही होता है कि जितना क्लैरिटी से आप चीजों को बताएंगे बच्चे को, उतना वो अंडरस्टैंडेबल। सेम विद पैनल ऑल्सो, कि जब आपको सामने भेजा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उतनी देर में आप जितनी अच्छी चीजें बता दो। जैसे मानो आपको एसएफडी बीएमडी का कोई प्रॉब्लम भेजा, आप लगे हो अपनी कैलकुलेशन में, यहाँ से एफ कटेगा, फिर मिट हो रहे हो, नहीं नहीं सर 10 × 2, समझ रहे हो। ये बड़ा बेकार इंप्रेशन शो करेगा। उससे बेटर है कि अगर आपको टीचिंग स्किल ही दिखानी है तो आप सीधे बोलोगे सर ये मतलब जैसा भी आपको बोलेंगे कि सर मैं एज अ टीचिंग जो है वैसे पढ़ाना है, तो ठीक है फिर आप वैसा पढ़ाओ। आपने बोर्ड में बनाया क्लियर क्लियर डायग्राम, टेक योर टाइम, क्लियर डायग्राम बनाया। उसके बाद आपने कहा कि सर इसी के नीचे हम एस एफ डी बीएमडी बनाएंगे, सो दैट हम पॉइंट्स को टैली कर सकें, एक ही एक्सिस पे सारे पॉइंट दिखा सकें। समझ ना ये पॉइंट, मतलब पॉइंट वाइज अपनी क्लैरिटी से कोई भी चीज एक्सप्लेन करोगे तो वो टीचिंग स्किल अच्छी ही लगेगी। समझ रहे ना। क्योंकि जब आपको बोर्ड पे भेजा जा रहा है तो फिर 90% यही चांस है कि वो टीचिंग स्किल ही देख रहे हैं। और टीचिंग स्किल देख रहे हैं क्योंकि नॉलेज तो वो बिठा के देख चुके हैं आपकी। तो टीचिंग स्किल में मैंने सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा कि जब भी किसी को पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल स्टेप वाइज पढ़ाओ, क्लैरिटी से पॉइंट रखो, रिपीटिशन मत करो भली चीजों का, कि एक बार बता दी फिर उसी को दोबारा, फिर आप एक एक स्टेप करके बताओ चीजें। जैसे कोई एक्सप्लेन भी कर रहे हो, कि उन्होंने बोला कि अच्छा प्रोडक्शन पढ़ा दो आप, तो प्रोडक्शन को भी कैसे एक्सप्लेन करोगे, स्टार्ट ये कि वी हैव अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और इसमें भी इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है, जिस पे कंफर्टेबल हो वो बोलना। ठीक है ना। ये नहीं कि आधा इंग्लिश आधा हिंदी कर रहे हो कि पढ़ा रहा हूँ बोल के, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है, आप सिंपल कि प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में हमारे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हमारा ये आता है, कास्टिंग आता है, वेल्डिंग आता है, ये आता है, ये आता है। ये इसको और तोड़ दोगे तो ऐसा आ जाएगा, कटिंग आएगा, ज्वाइनिंग आएगा, और हमारा कास्टिंग आएगा, इस टाइप से। तो वो एक, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही एक क्लियर टॉपिक तैयार कर लेना, ज्यादा नहीं, 10 मिनट्स का तैयार कर लेना, उसमें आपको 4 से 5 मिनट पूछा जाएगा, है ना। तो 10 मिनट का एक ऐसा टॉपिक तैयार कर लेना जिसमें आपको लगता है कि हाँ, जैसे उसमें सबसे कॉमन चीजें जो होती हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे, सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग हो गई, है ना, किसी टरबाइन का फंडा हो गया, कोई वीसीआरएस साइकिल हो गई, पर ऐसा टॉपिक जो 1 मिनट में बढ़ जाए आगे। ये नहीं कि 1 मिनट तक आप साइकिल ही बना रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं आवाज ही नहीं आ रही आपके, आप लगे खटर 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 बनाने में, ऐसा कोई फायदा नहीं। ऐसा टॉपिक लेके, टॉपिक वो जो 10 सेकंड में स्टार्ट हो गया, आपने अगर कुछ बनाया भी है तो 10 सेकंड में स्टार्ट हो गया। ये नहीं कि आप पीठ मोड़ के मुड़ गए और फिर अपनी लगे हैं अपनी साइकिल की, साइकिल ही कंप्लीट नहीं हुई 10 मिनट तक, उन्होंने कहा आ जाओ बैठ जाओ, समझ रहे ना, ये नहीं होना चाहिए। टीचिंग में आपको भेजा बोर्ड पे, विद इन अ सेकंड आपने स्टार्ट कर दिया सेशन कि वेलकम ऑल ऑफ यू, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बस अपना ये टॉपिक बताया, इस टॉपिक में हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जहां पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मशीनिंग टाइम कैसे निकलता है, आपने लिखा फॉर्मूला F/m, ज्यादा अच्छा है कोई फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो, कोई कंसेप्ट समझा दो, है ना, वो चीजें जरूरी है। बाकी वो टॉपिक दे रहे हैं तो बात अलग है, समझ गया ना। तो टीचिंग वाले केस में ये चीज का बहुत क्लियर रखना है कि क्लैरिटी से अपने पॉइंट को रखना, और विद इन स्टार्ट होने वाले पॉइंट, कोई डायग्रामों के चक्कर में मत फंसना पड़े। डायग्राम बहुत गंदा इंप्रेशन डालते हैं कि आप बना रहे हैं, पता चला 30 सेकंड और 1 मिनट तक बना रहे हैं और वो भी बहुत गंदा था। तो उससे अच्छा है कि कुछ एक्सप्लेन कर दो, फॉर्मूले बना दो, है ना, इस टाइप की चीज, ये समझिएगा। क्लियर है। हाँ आयुष, बोलो बेटा। सर मैं यही पूछ रहा था, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि जो टॉपिक चूज कर सकते हैं वो कहीं से भी अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया से टॉपिक चूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा एक बार अगर दोबारा मतलब बोलो, आवाज प्रिपरेशन के बहुत हल्की लिए? आई मुझे ना। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जो टॉपिक हम लोग प्रिपेयर करें मतलब वहाँ पढ़ाने के लिए, तो वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से कहीं मैकेनिकल, पूरी मैकेनिकल में से कहीं से भी चूज कर सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स कुछ हैं जो इम्पोर्टेंस मतलब ज़्यादा बेहतर मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, तो अगर आप उन। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये वाला सीन नहीं है कि मैं गाना गाऊं तो मोस्ट डिफिकल्ट गाना गाऊं जिससे सुर ताल सारे दिखें। ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीचिंग स्किल में मतलब वहां मैंने बोला ना, टीचिंग बोर्ड पे भेजना है टीचिंग स्किल, और चेयर पे आपसे क्वेश्चन पूछना है जो नॉलेज, तो जो नॉलेज दिखेगी वो यहीं दिखेगी। बोर्ड पे तो सिर्फ टीचिंग स्किल, तो वहाँ मोस्ट कंफर्टेबल टॉपिक ही उठाओ, ठीक है ना। और टिपिकल कुछ नहीं, डायग्राम बेस मत उठाओ कुछ, कोशिश ये करो डायग्राम बेस नहीं, फॉर्मुला बेस चलेगा, डायग्राम बेस नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे आपने बोला कि कौन सा टॉपिक उठाऊं, तो कोशिश करो आपने कुछ फेवरेट सब्जेक्ट बताए अगर पहले, ठीक है ना, जो आपके फेवरेट, तो टॉपिक भी उसी में से हो। नहीं तो हो सकता है कि आपने फेवरेट सब्जेक्ट कुछ बताया, आप कहेंगे आप टॉपिक पढ़ा, आप वो रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो ये, और एक ही टॉपिक नहीं, मैं कहूंगा एक दो रखो, क्योंकि एक रिस्क ये भी है, देखो मानो आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप पे आप तैयार करके गए, यार सेंट्रीफ्यूगल पंप पे मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर पूछा गया था, पता चला इंटरव्यू के बैठते आपके सारे क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही हो गए शुरू, ठीक है ना। और पता चला 5-10 मिनट का इंटरव्यू सेंट्रीफ्यूगल पंप पे चला, अब उन्होंने कहा चलो आप एक टॉपिक भी पढ़ा दो, आपने कहा सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो कहेंगे यार मतलब इंटरव्यू एक ही जगह चल रहा, समझ रहे ना, ये केस रिस्क भी हो सकता है। तो 2-3 टॉपिक, 2-3 टॉपिक ऐसे दिमाग में रखो। अब मैंने क्या बोला ना, ज्यादा नहीं, 10 मिनट बस, 10 मिनट का सेशन टॉपिक, तो उसकी है थोड़ा सा ये मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार करके चलना ना। अभी मॉक इंटरव्यू में भी ये चीज हो जाएगी हमारे साथ। हम आपको बोर्ड पे तो नहीं भेज सकते, बट हम आपको पेपर में एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब आप मॉक इंटरव्यू में बैठोगे तो यू शुड हैव पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, अपने पास ब्लैंक पेपर, वो भी A4 साइज का ब्लैंक पेपर, यस सर। लाइनिंग वाला नहीं, जिसमें साफ दिखे, और पेन भी आपका डार्क ब्लैक पेन जिसपे प्रॉपर दिखे कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, चाहे आप स्केच पेन यूज करें, ज्यादा अच्छा रहता है ऑनलाइन के लिए स्केच पेन, क्योंकि छोटा पेन जो है वो डॉट पेन दिखता नहीं है ऑनलाइन में, ये मैं ऑनलाइन के लिए बता रहा हूँ चीज, है ना। तो कोशिश करेगा, अभी इसके इंस्ट्रक्शन में दे दूंगा ग्रुप में, A4 साइज शीट और ब्लैक पतला वाला स्केच पेन होता है ना, लक्सर वगैरह के आते हैं जो, वो वाला, ताकि आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर ऐसे करके दिखा सकते हैं कि मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है ना। और एक्सप्लेन भी करेंगे, तो अगर हम यस। आपको बोर्ड पे भेजते हो तो आप कंफर्टेबली फेस करके ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर ये है, ये है, जो भी है, या फिर सिंपल एक एक्सप्लेन कर सकते हो अगर एक लेक्चर सेशन ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है ना, मतलब प्रिपेयर फॉर दैट कि ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है। तो इसीलिए 2-3 टॉपिक, और 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं इसमें, बट जैसे मोहर सर्कल मुझे अच्छा लगता है, मोहर सर्कल है ना, अच्छा एक्सप्लेन करने को है, और मर्चेंट सर्कल है, बट मैंने कहा ना डायग्राम ऐसा मत उठाना कि डायग्राम में लगे रहो बस, मतलब पीठ मोड़ना टीचिंग में सबसे गंदा है।
कि आप को टीचिंग स्किल के लिए बताने भेजा और आप पीठ मोड़ के लग गए कोई क्वेश्चन लिखने। फेस, सामने फेस करना है। आपके पास 5-7 मिनट ही होने हैं, ठीक है ना। उस 5-7 मिनट में मुड़ के पीछे से लिखने मत लग जाना कुछ। आप चाहे बोर्ड पे कुछ ना लिखो, ठीक है ना, लेकिन बताओ, पर लिखना जरूरी है हाँ, क्योंकि वो ये भी देखने चाहेंगे कि बोर्ड पे कितना साफ लिखते हो आप, ठीक है ना। और याद रखना, जो मोस्ट कॉमन करते हैं ये बच्चे ही नहीं, ये मतलब टीचर भी करते हैं ना। जैसे मानो किसी को हम डेमो दे रहे हैं, तो वो कैसे लिखते हैं जनरली, कि जैसे हमने बोला कि आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हैं? मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या लिखा, मैं ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, कि मीन्स आप एक्सप्लेन तो कर रहे हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन आप लिख थोड़ा कैजुअल रहे हो, ठीक है ना। आपका ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डेल है कौन सा डी है। अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा शायद कैमरे में, सीधा दिख रहा सीधा है। लिखा है। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो जब लिखोगे ना, तो जो भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तैयार करके जाओगे तो ऐसा लिखो जो, इसलिए बोर्ड पे लिखने की भी आदत डालना, क्योंकि अगर बोर्ड पे लिखोगे तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हल्का टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया या कुछ, मतलब मैंने कहा कम बताओ लेकिन क्लैरिटी से बताओ, उसका टीचिंग स्किल का इंप्रेशन जाएगा जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली है। और कोई इंटरव्यू होता ए वी का तो डजेंट मैटर, ठीक है ना, बट इस वाले इंटरव्यू में तो डेफिनेटली इंटरव्यू होने के बाद ये डिस्कशन होगा ही होगा कि यार टीचिंग स्किल तो बेटर थी। क्योंकि क्या होता है ना भाई, वो भी तो इंसान ही है ना, आप और हमारे तरह ही है। जब हम किसी के बारे में सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं आपस में, कि यार इसने थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन गलत बताए, तो एक बंदा बोल सकता है बीच में कि सर ये भी तो देखो कि हम तो जो भी टीचिंग करने जाते हैं पढ़ के ही जाते हैं ना चीजें, तो बच्चा लेक्चर तैयार करके जाएगा तो अच्छा ही बताएगा, बताने का तरीका तो बहुत अच्छा है उसका, समझ रहे ना। ये मैं वो बता रहा हूँ जो अंडर के इंटर रूम डिस्कशन हो सकते हैं। तो इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा बताने में तो एटलीस्ट अच्छे हो। अगर बताने में अच्छे होंगे तो फिर जैसा भी बता रहे होंगे एक आधा क्वेश्चन कम भी बताए होंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि टीचिंग के लिए कोई जा रहा है, और खासकर कॉलेज वॉलेज की टीचिंग, तो वो कोई एक्सटेम्फर्ड तो है नहीं। नॉलेज आपको है, आप यहाँ तक आए हैं इंटरव्यू तक, उसके बाद आप पढ़ के कुछ भी अच्छा बताएंगे अगर आप बताने में अच्छे हैं, प्रेजेंट करने में अच्छे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। हाँ और बोलो, मोना कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, सर जैसे आपने बोला कि मोर सर्कल बना सकते हैं, सर जैसे हम लोग सर्कल बनाए फिर उसको बताएंगे कि मतलब पूरा बना लें पहले, फिर एक्सप्लेन करें कि जैसे सर्कल बनाए तो उनको बताएं कि डायमीटर हमारा रिप्रेजेंट करता है ना ना ना, रिजल्टेंट फोर्स हाँ की ये तो पूरा। ये तो गलती बिल्कुल मत करना। मैंने बोला ना, डायग्राम बनाने में ऐसा कुछ मत करना कि जिसमें डायग्राम बनाने में आप टाइम निकालो। अगर मोड सर्कल भी बताना है ना, तो जी आप जी। टॉपिक स्टार्ट करो ना कि आज हम मोड सर्कल पढ़ने जा रहे हैं, तो मोड सर्कल सबसे पहले है क्या, मोड सर्कल तक तो शायद ओके। पहुंचो भी ना आप उससे पहले ही रुके रहोगे कहाँ, कि मोड सर्कल हम बना क्यों रहे हैं, समझ रहे ना। सर जब टीचिंग पर्पस में क्या ये है। चीज दिखती है ना कि आपने बहुत बेसिक से उठाया टॉपिक को, कि स्टूडेंट को आप समझाएंगे तो बिल्कुल जीरो से समझाएंगे, जीरो क्या माइनस से समझाएंगे, पीछे की हिस्ट्री से समझाएंगे, तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप हो सकता है मोड सर्कल तक तो पहुंचने की जरूरत भी ना पड़े, आप बोलो कि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोड सर्कल। मोड सर्कल एक्चुअली में है क्या, हम क्यों बनाने जा रहे हैं, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई स्ट्रेस कंडीशन देखते हैं, 2D स्ट्रेस की कंडीशन, या ये डायग्राम पे ना आके पता चला 3D में पहुंच जाए वो, आप सिंपल बनाओगे कोई 2D स्ट्रेस की कंडीशन देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ शेयर स्ट्रेस भी बॉडी में प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है। लेकिन हम जब इंडिविजुअली पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स में, तो हम नॉर्मल स्ट्रेस को पढ़ रहे हैं या शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट कंबाइंड करके हम लोग कैलकुलेशन नहीं करें, तो उस कॉम्बिनेशन को कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग मोहर सर्कल का प्रयोग करते हैं यहां से, ठीक है ना। तो 5 मिनट तो इसी में निकल जाना है, पर यह है कि बोर्ड में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो बस इस तरह के डायग्राम से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये एक कंस्ट्रक्शनल फीचर है जिसमें आप एनालिटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शनल बेस्ड हम मोहर सर्कल से करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे लाइक स्ट्रेसेस का, तो आपने ये लिया कि लाइक स्ट्रेस में सिग्मा इधर सिग्मा इधर सिग्मा इधर सिग्मा, तो आपने कहा अब ये केस है हमारा लाइक स्ट्रेस विदाउट शेयर, तो बस यहां से आपने एक्सप्लेन किया कि वी हैव अ 2 एक्सिस, जिसमें एक एक्सिस हमारी होती है वर्टिकल, जिसमें हम नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस दिखाते हैं, और एक एक्सिस में हम नॉर्मल स्ट्रेस दिखाते हैं। बस यहां से अपनी लय में शुरू करते रहे स्टेप वाइज, जहां वो रोकना चाहेंगे रोक लेंगे, जहां वो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे, समझ ना। बस वही मैंने कहा कि ऐसा मत करो कि आप अपने में बिजी हो जाओ कुछ बनाने में, कि जब बनेगा तब बताएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। आपको अगर कोई डायग्राम भी बनाना है तो वो डायग्राम बनाते बनाते ही बनाना है। अगर मानो आप साइकिल भी समझा रहे हो, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल, तो आपको ये नहीं कि पहले ऑटो साइकिल बैठ के बना रहे हो, कार नोट भी, आप 1 से 2 देयर इज एन आइसोट्रोपिक कंप्रेशन, गैस अंदर आएगी, ये अपना 2 से 3 ऐसे। तो साइकिल भी बनाओगे तो बनाते बनाते ही करो,
ठीक है ना, पूरा पूरा मत बनाने के बाद बैठ जाओ कि भाई 5 मिनट तो इसने बनाया है, उसके बाद वो बहुत गंदा एक्सप्रेशन होता है, मतलब इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। इंप्रेशन वही अच्छा जाएगा जो आप सेकंड में स्टार्ट हुए और जीरो से स्टार्ट हुए। हर चीज का एक इंट्रोडक्शन दिमाग में रखना स्टार्ट करने का, तो लेक्चर अपने आप ही खूबसूरत लगता है वो पढ़ाया हुआ, समझ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब वही खुद ही सोचो ना यार, मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं? अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि चलो आज मोटरसाइकिल पढ़ेंगे, मैंने धैर्य से पूरा ग्राफ पहले ही बना रखा है, समझ रहे ना भाई? मैं उस टीचिंग को अच्छा क्यों नहीं मानता, पीपीटी वाली टीचिंग को। आज की डेट में सब करते हैं, लेकिन मुझे उसमें फील ही नहीं आती, आत्मा ही गुम लगती है, लगता है सब कुछ तो करा कराया, अब तो बस लाइनें ही मारनी है। तो वही है, तो वही चीज समझो थोड़ा सा, उससे बेटर ये होता है कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस ये है और कुछ नहीं। हाँ राजन पूछो बेटा। हाँ आ रही बेटा, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कहीं भी सर किसी इंटरव्यू का रिव्यू पढ़ते हैं या फिर सर कोई भी किसी भी बंदे को पूछते हैं, सभी लोग थर्मोडायनेमिक्स और सोम और सर एफएम को अपना फेवरेट सर बनाते हैं। सर मैं खुद डिप्लोमा किया हूँ तो वहाँ पर देखा हूँ सर, इस सब्जेक्ट के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई कैट कैम लेथ मशीन या सर अदर जितने सब्जेक्ट है प्रोडक्शन का कोई इंटरेस्टेड नहीं होता पढ़ाने के लिए। तो सर क्या मतलब, वैसे मेरा भी सर वही फेवरेट सोम है, थर्मो है, जैसे सबका होता है, मेरा भी वैसे ही सर है सर। वहां पे क्या हम एक्सपेरिमेंट, कुछ दिन बचा है तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं सर प्रोडक्शन का? तो क्या सर अभी अभी हम कुछ चेंज कर सकते हैं सर? हमारा फेवरेट जब आप प्रोडक्शन बताए, कास्टिंग वेल्डिंग मशीनिंग मेरा फेवरेट है, कर उनको तो थोड़ा लगेगा सकते यार हो, कोई चलो अब दिक्कत तक नहीं है। जितने लोग हैं अब तक ये बता रहे हैं, वहां पे हमें फैकल्टी चाहिए, वर्सटाइल फैकल्टी चाहिए, तो हम चलो इस बंदे को देते हैं। कर तो इवन सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरे हिसाब से देखो, एक चीज, दो चीजें हैं। एक, जो वहां पे पैनल बैठा है ना, उसको नहीं पता कि इसको किस कॉलेज में क्या सब्जेक्ट अलॉट करने हैं या किस कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। ना कोई कॉलेज ऐसा लिख के दे रहा है कि हमें प्रोडक्शन की बड़ी फैकल्टियों की दिक्कत रहती है, समझ रहे ना? तो यहाँ पे वाला सब्जेक्ट वाली तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये तो तब होता है जब आप किसी डायरेक्ट कॉलेज के इंटरव्यू में जाते हैं, उन्हें प्रोडक्शन का चाहिए तो वो कहेंगे यार प्रोडक्शन में ही बताना चाहिए बच्चे को, समझ ना? तो वो चीज तो दिमाग से निकाल दो कि उनका किस सब्जेक्ट से इंप्रेशन पड़ेगा, किससे नहीं। ठीक है। सोम टोम जैसे सबका फेवरेट है, वैसे आपका भी फेवरेट है। वो इसलिए फेवरेट है भैया, एग्जाम की वेटेज 70% कवर करता है, समझो ना? एसएससी में आज की डेट में प्रोडक्शन बिल्कुल 0% आ रहा है, 10% आ रहा है या 5% आ रहा है, तो अपने आप ही वेटेज कम हो जा रही है। तो आप तो जिस कंपटीशन की तैयारी करके आए हैं, आपके फेवरेट भी उसी हिसाब से बनेंगे। लास्ट मोमेंट्स में कुछ अलग की, मैं कुछ मानो मैं सीएनसी बता देता हूँ, ये तो दूसरों से अलग हो जाएगा, पता चला वो और भी मुश्किल से अलग हो जाएगा फिर आप, है ना? वो लीग से इंटरव्यू, तो अपने लिए टफ मत करो। इफ यू आर कंफर्टेबल इन सीएनसी तभी सीएनसी बताओ, इफ यू आर कंफर्टेबल इन प्रोडक्शन तभी प्रोडक्शन बताओ, इफ यू आर कंफर्टेबल इन अदर सब्जेक्ट, वो अपने कोर सब्जेक्ट, तो फिर ये मत सोचो कि सभी ये बताते हैं। कोई बात नहीं, सभी है ही सब्जेक्ट वही, तो वही बताएंगे सब, है ना? उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास अलग कोई वैसे भी। तो इसलिए इसमें इसका टेंशन मत लो कि कुछ अलग बताना चाहिए क्या। आप वही बताओ जिसमें आप कंफर्टेबल है, ठीक है ना? हाँ जी। और कोई? मोना तुम्हारा हैंड लोअर कर दूं या अभी पूछ रहे हो कुछ? हो गया। हाँ शिवानी बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ माइक नजदीक लाओ। और सर ये हाँ पूछो पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी इतने कम टाइम में मैं सारे सब्जेक्ट्स तैयार नहीं कर पाई हूँ और मॉक मेरा सबसे पहले है, तो इस बीच में मतलब मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मतलब मुझे देना चाहिए मॉक की नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम अभी सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं, 2-3 मुश्किल से इंटरव्यू पर्पस से। तो सर इसके लिए क्या करूँगा? कोई इशू नहीं है बेटा, देखो मॉक देना या नहीं देना है तो आप सोच रहे हो, फाइनल के लिए तो नहीं सोच सकते ना, वो तो देना ही देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मॉक तो आपके इंप्रूवमेंट के लिए होगा ना। अगर वो ब्लैंक भी जाता है, मैंने बोला ना किसी का हो सकता है मॉक बिल्कुल नेगेटिव चले जाए, ठीक है ना? आपको अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन, तो उससे डिस्करेज नहीं होना है हमें। मॉक को मैंने बोला ना, मॉक को जब तक मॉक का फीडबैक नहीं आता तब तक आप उसे बिल्कुल सीरियस की तरह दो कि आपकी डेट्स आ गई है इंटरव्यू की, आप डेट्स में इंटरव्यू देने जा रहे हो। तब तक मॉक के बारे में मत सोचो। बस जैसे ही वो एंड होता है, अब ये समझ लो कि रियल इंटरव्यू नहीं था, अब फीडबैक क्या है। तो उस फीडबैक में चाहे वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, जो भी स्पैन ऑफ टाइम आपका बचेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसमें जिस चीज पे वर्कआउट कर सकते हो वो करना, ठीक है? बहुत ज्यादा मैंने बोला ना, आपके पेपर निकलने शुरू हुए हैं तो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है? ये सबके साथ है। उस दिन कपिल सर भी आए थे, वो भी क्या कहते हैं एक साथ, उनके 2013 से प्रिपेयर कर रहे थे, 2017 में जब निकलने लगे तो सारे पेपर निकल रहे हैं हर साल, ठीक है ना? तो ये एक टाइम ऑफ स्पैन आता है लाइफ में सभी की, जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके अब सारे, तो अब तुम्हारे नेक्स्ट जितने भी होंगे वो पेपर निकलेंगे। तो इसको बहुत भारी मत बना देना दिमाग में
कि यार मेरा इंटरव्यू या मॉक अच्छा नहीं हुआ तो यार मैं कैसे करूंगी, या इतना सब्जेक्ट, ऑब्वियस बात है सबके लिए टाइम कम है। और सब्जेक्ट मैंने जैसे बोला आपको, जो जो मेन मेन चीजें रिवाइज करने की बताई हैं वो रिवाइज करो, है ना। और एक जनरल जो आपने ऑब्जेक्टिव दिया था उसके लिए जितनी चीजें आप जानकारी रखते थे वही रखो। ये मत सोचो कि मुझे अब लास्ट टाइम पे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा या सब कुछ। अब मैं मानो आपको बेसिक थर्मल रिवाइज नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट लॉ समझा देंगे, है ना, मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड लॉ समझा देंगे, समझ आ रही बात। तो फिर उसके लिए अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, यही चीजें पूछी जानी है। और जो इससे डिफिकल्ट होगी वो आप ना भी कह सकते हो, आई एम नॉट इन टच विद इट, ठीक है ना, मैं इसमें टच में नहीं हूँ क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ उसके बाद इतना टाइम। भाई यूपी में तो पहली बार तो ये सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। वो 2018 का पेपर परसों यूपी ट्रिपल एस हुआ है, पर वो पेपर देख के लग रहा है कि सच में 2018 से ही बना रहे थे क्वेश्चन शायद। तो वो वही वाली चीज है। ऐसा हाँ मतलब कि रिवीजन तो नहीं हो पाएगा, तो क्या मैं मतलब ऐसे ही बस ऐसे ही मॉक दे हाँ, दूं? अपने बेसिक टच में रहो, कोई इशू नहीं है। मैं बोला ना, देखो मतलब मेरा तो पर्सनल फंडा लाइफ का ये है, सीधा सीधा आता है बताओ, नहीं आता तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। मैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक कोने में वर्स्ट के लिए रहता हूँ तैयार हर समय। जैसे कि जब तुम लोगों के साथ ये सब शुरू किया तो मैं वर्स्ट के लिए ये भी तैयार था एक टाइम पे कि यार शायद मैं साल भर पढ़ाऊंगा एक भी सिलेक्शन नहीं आएंगे बच्चों के। ठीक है, तब तब सोचेंगे तब क्या करना है, लेकिन वर्स्ट के लिए मैं कोई प्लान नहीं करके रखता, प्लान बी नहीं रखता हूँ मैं तैयार कि अगर ये नहीं होगा तो चलो मैं ये दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, समझ रहे ना। मेरा सिंपल था कि ठीक है, फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ बस, कि हाँ वर्स्ट आएगा तो ठीक है ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है, मुड़ जाएंगे, समझ रहे ना। भाई आपको अपने से ही तो उम्मीद है, अपने आप को ही तो जवाब देना है, अपनी ही तो प्लानिंग है, किसी को थोड़ी ना फेस करके बताना है। ठीक है, घर आके कोई ऐसे तो नहीं है ना स्केल मारेगा कि ये क्या करके लाए हो, ये टाइम तो गया ना अब, तो बस खुद की प्लानिंग खुद को फेस करना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए चीजें रखो कि ठीक है ब्लैंक भी चले जाओ तो क्या है, ठीक है ना। मैं आज आप लोगों के सामने आया, कोई बहुत प्रिपरेशन करके आया क्या, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन जो बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजें बताई है, जितनी चीजें फेस करी है, लेकिन फिर भी 1 घंटे का कंटेंट बताया ना, समझ रहे ना। तो जो भी आपने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव के लिए, जरूरी नहीं है कि वो आप फिर से सारा रिवाइज करके जाएंगे। यू आर ऑलरेडी इन टच विद योर टेक्निकल पोर्शन, तो बस जो जो बेसिक मैंने चीजें और बताई हैं कि इन पे थोड़ा ध्यान दे दो, तो बस वो 24 घंटे 2 घंटे 2 दिन में आप आराम से ध्यान दे दीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए। फीडबैक जब आपको देंगे मॉक इंटरव्यू वाले, तो वो फीडबैक ये नहीं देंगे कि बहुत गंदा था बेटा आपको इंटरव्यू, आपको तो देने नहीं जाना चाहिए, है ना। वो फीडबैक क्या देंगे आपको कि थोड़ा सा अपना टेक्निकल पे काम कर लो बेटा, टेक्निकल आपका थोड़ा वीक पोर्शन था जिसमें आपने कई क्वेश्चन में अटके। तो ये चांस ऐसा हो सकता है कि क्या पता आपको सारे वैसे क्वेश्चन मिल गए हो जो क्वेश्चन आपके टच में नहीं थे, ठीक है ना। मेन इंटरव्यू में ठीक उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज पे इतना ज्यादा ऑफेंड मत करना कि हाँ मैं नहीं बता पाई तो ये बेकार इंटरव्यू हो गया। जो भी उससे आउटपुट निकलेगा उस पे मेन फोकस रखना बस। हाँ बोलो। सर, करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जो हम भी पढ़ सके। हाँ इस पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, अभी मैंने इस पे काम नहीं किया है क्योंकि मैंने इसके लिए बोला भी था किसी को कि थोड़ा सा करंट अफेयर पे गाइड कर देना। तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको मैं कुछ टॉपिक बता दूंगा जिसपे करंट अफेयर पे थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए, कुछ कुछ चीजों पे, है ना। तो देखते हैं फिर, करंट अफेयर तो फिर संसार पूरा बड़ा है, जो फंसेगा वाली बात है। बट हाँ थोड़ा सा अपडेट रहना जरूरी है। अभी तुम्हारे पेपर में अभी जीएस पोर्शन भी आया था क्या ये वाले में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। सर 25 क्वेश्चंस आए थे, करंट 75 अफेयर आया मार्क्स था के। ना पेपर में, सर करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब प्रिपेयर किया था ना तुम लोगों ने करंट अफेयर, सर, नहीं किया था, ऐसे मैंने गए थे, छुआ भी नहीं था। पेपर सर तो निकल गया एक्चुअली तुम लोग। टेक्निकल से ही इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं ना कि पेपर निकल सकता है। टेक्निकल में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। चलो कोई नहीं, वो तो थोड़ा टॉपिक देख लेंगे। मतलब करंट अफेयर को पढ़ना, न्यूज में मत देखना, पढ़ना। और जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे करंट अफेयर वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। करंट अफेयर मेनली होता है, मैंने बोला था ना उस दिन भी, कि 2 चीजों पे डिपेंड करता है करंट अफेयर। एक आपका रीजन, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा होल सिचुएशन क्या है, मे बी लाइक यूक्रेन वॉर माइट बी एक आधा क्वेश्चन, ठीक है ना, जो चल रहा है। तो मैंने उस दिन भी जैसे बच्चे को गाइड किया था, उस दिन कौन पूछ रहा था कि स्टैंड और जजमेंट तो आपको लेना नहीं है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी एक एक्सटेंड तक जहां तक है, ठीक है ना। उसका सीधा सीधा जवाब यहाँ पे है कि अगर मान लो कि वो, अगर ऐसा तो किसी को बोला नहीं है आज तक, बट इस तरह के इंटरव्यू में, लेकिन अगर बाई चांस ये लगता है कि भाई आपको करंट के अवेयर नहीं है कि आप बिल्कुल, कि सर मैं पिछले लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम से सिर्फ टेक्निकल पे ही अपने फोकस कर रही हूँ, ठीक है ना, जिसकी वजह से मेरे ये पेपर निकले भी हैं, ठीक है ना।
तो वो ठीक है, मैं इसलिए मैं टच में नहीं हूँ करंट अफेयर के। वैसे मैं रेगुलर हैबिट में न्यूज़पेपर वगैरह के रहती हूँ इन जनरल, जब वो रहता है पेपर नहीं। पर पिछले 1 महीने में सारे पेपर एक साथ हुए हैं अभी, तो थोड़ा सा ये रहा है। बस इस तरह के आंसर से आप बच सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मतलब तो नहीं ये होगा याद रखो कि करंट अफेयर के बेसिस पे शायद सिलेक्शन इलेक्शन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, इफ यू आर टेक्निकल इज गुड। सर? मॉक में हमें बोर्ड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना? मॉक में भी तो पूछा जाएगा शायद, टीचिंग के लिए हाँ हाँ, नहीं देखो भेजेंगे। ना, वही तो मैंने बोला, जितना बेस्ट प्रैक्टिस से जा सकते हो अपने जाओ ना। जितना टाइम बचा, आपका मॉक कब है? पहला ही मॉक है मेरे ख्याल से परसों। हाँ परसों नाइट है ना, बस ठीक है, परसों नाइट तक जितना अपना देख सकते हो। मेन मेन मैं तो कहूँगा टेक्निकली देखो। करंट कुछ आएगा तो वो समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट, ठीक है ना। अगर पता हो उसके बारे में ठीक है, नहीं पता होगा तो बस ध्यान रख लेना कि हाँ इन्होंने पूछा तो शायद कोई और भी पूछ ले। सर तो अगर अभी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन ना करें तो ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो अभी टेक्निकल पे फोकस कर लो, 1 घंटा देख लेना कुछ करंट न्यूज ऐसा फुल्का की, या जैसे मैं कल टॉपिक बताऊंगा तो उन टॉपिक को देख लेना, ठीक है ना। इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो इतना रियल सिचुएशन बना के चल रहा हूँ कि मैं भी मॉक के टच में नहीं हूँ। मतलब जो मॉक ले रहे हैं पैनल, उनके टच में मैं भी उनसे बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वो सब मैंने विष्णु सर को हैंडल कर रखा है। विष्णु सर ही पैनल सेलेक्ट कर रहे हैं बस। हाँ पैनल्स की लिस्ट मैंने दे दी थी कि कौन कौन बेटर हो सकते हैं, किन किन को अप्रोच कर सकते हैं। कुछ ने हाँ कह दिया, कुछ ने बहुत ज्यादा पैसे बोल दिए। तो जो हमारे हिसाब से सब कुछ सही बैठा, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, उस हिसाब से हम लोगों ने चूज किया है। तो वो हमारे लिए भी बिल्कुल ब्लैंक है, तो उससे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भाई मैंने कहा, उस रियल सिचुएशन का होता है मॉक से। मेन मतलब ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, या आपने यहाँ आंसर दिया या नहीं दिया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मॉक इज मेनली द सिचुएशन, ठीक है, कि यू कैन फेस, आपने उस सिचुएशन पहले देख ली हो। मॉक का फायदा बस ये है, समझ रहे ना। अब देखा ना, जैसे कोई भी वॉर होती है, कुछ होती है, ड्रिल एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है ना, ठीक है ना, मॉक ड्रिल करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो आपको भी पता है कि जब असली में बम फटेगा या असली में कुछ होगा तो सेम ऐसे ही तो नहीं भागेंगे लोग, कोई कहीं से भी कूद पड़ सकता है। बट वो जस्ट एक सिचुएशन को इमेजिन करना है कि हाँ कम से कम जो मेरे रिफ्लेक्सेस हैं, वो रिफ्लेक्सेस वैसे काम कर लें, क्योंकि उन्होंने पहले करे हैं ऐसे काम, समझ रहे ना। तो बस वो फेस करवाना है, क्योंकि हमें पता है ना, हमारे बच्चों ने, कईयों ने तो बहुत इंटरव्यू दिए हैं, कईयों ने नहीं दिए हैं। तो बस वो फेस करना है। बाकी तो इसमें कीप लर्निंग वाला सीन है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और लर्निंग आती रहेगी। ये पहला इंटरव्यू, जब वहां जाके फेस करोगे रियल, तो एक मॉक दिया रहेगा तो थोड़ी सी हार्ट बीट कंट्रोल में रहेगी। रियल फेस करके आओगे और अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब सोचो ना, जब कपिल सर उस दिन बता रहे थे तो लास्ट वाले में उनका हुआ, 3-4 इंटरव्यू देने के बाद तो उनको भी ऐसे लगने लगा होगा कि क्या ही पैनल है यार, क्या ही है। मतलब आदमी को दरवाजा खोलते ही पता है कि बैठे होंगे वो 5-6, समझ रहे ना। तो जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अपने आप ही कंफर्ट हो जाता है आदमी चीजों को लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और किसी को कुछ? ये वीएस कौन है भाई? चलो खैर, बाकी तो कुछ तो सोने चले गए, उन्होंने कहा बहुत हो गया। चलो खैर, ठीक है। तो ये है बच्चों, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ज्यादा अपने आप को थकाओ मत, आराम से कूल अपने टाइमली पढ़ो और रिलैक्स रहो माइंड से, माइंड को जितना, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड मोर इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, ठीक है ना। बजाय कि आप ठूस ठूस के भर के जाओ, वो ऑब्जेक्टिव और इन पेपरों के लिए ठीक है, रिटर्न के लिए, राइट अप के लिए। लेकिन इंटरव्यू इज मोर अटेंटिव, आप कितना है, मोर कॉमन सेंस आपका कितना काम कर रहा है। तो उसके लिए ना माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ये वाला नहीं है कि किताबें पढ़ते पढ़ते घुस रहे हैं, है ना। करते हैं कई बच्चे ऐसा भी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ये चीज नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप आराम से, और जैसे वो मैम ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, उसका बहुत ध्यान रखो। लिसनिंग, बहुत आराम से लिसन, सुनो पहले क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। नहीं तो 90% बच्चे वही करते हैं, क्वेश्चन कुछ पूछा फिर आंसर कुछ, फिर वो बोलेगा नहीं मैंने ये पूछा नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस टाइप से ना वो डिस्कशन से बच जाते हैं। अगर अच्छा सुनोगे, बस इतना रखो। बाकी मॉक इंटरव्यूज में उसके फीडबैक पे बात करेंगे, फीडबैक सबका देखेंगे। फिर जब आपके मॉक हो जाएंगे तो उसके हिसाब से एक जनरल फीडबैक वो लोग देंगे, फिर एक समराइज फीडबैक मैं दे दूंगा कि हाँ इसमें क्या इफेक्टिव था क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप कुछ बातों को दिल पे ले लो। तो वो मरहम के लिए मैं हूँ, मैं समझा दूंगा आपको कि कौन सा आपके लिए काम की थी, कौन सी नहीं, कौन सी जाने दो, किसको सही कर लेना, ठीक है ना। तो बस वो लास्ट सेशन के बाद आखिरी के 3-4 दिन अपने जोन में रहना और अपना इंटरव्यू दे के आना अच्छे से, बस। और अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, खराब हुआ कोई दिक्कत नहीं, सब रिजल्ट में देखा जाएगा। जस्ट इंटरव्यू दिया, गो टू दी नेक्स्ट गोल, जो भी आपका नेक्स्ट गोल है सीधा उस पर लग जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या है, जब आएगा रिजल्ट अपने आप सामने आएगा, ठीक है। बस ये रहेगा, सिंपल सा, और क्या, ठीक है। चलो अब सो जाओ, ठीक है ना, अपने को तो टेस्ट वेस्ट बनाना है। चलो ओके, गुड नाइट।